अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास के अंदर हम लोग सिंपल तरीके से क्या सॉल्व करने वाले हैं, मीन मॉड मीडियन के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत डिटेल में मीन के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, लम्स के, सेट के पास्ट पेपर्स के क्वेश्चंस को। आज की क्लास के अंदर भी हम मीन मॉड मीडियन के लेक्चर नंबर 2 के ऊपर मूव कर रहे हैं। सही है ना भैया? तो मीडियन रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन आज की क्लास में सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, सॉल्व कर रहे होंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर क्वेश्चन नंबर 15 बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर पूछा जा चुका है। क्या कहता है? ये कहता है द मीडियन ऑफ 20, 30, 60, 80, 100 एंड 120 इज डैश। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि भैया मीडियन की वैल्यू बताइए 20, 30, 60, 80, 100 और 120 के। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। सबसे पहले तो अपने जहन में एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर आओ। मैंने आपको क्या बताया था, मीडियन क्या होता है? मीडियन हमारे पास होता है, हम मीडियन किस चीज को कहते हैं? मीडियन इज बेसिकली द मिडिल वैल्यू। यानी कि देखो मुझे बेसिकली क्वेश्चन के अंदर एक सीक्वेंस गिवन है जो कि क्या है, 20 का है, आगे किसका आ रहा है, 30 का आ रहा है और 60 है। चूंकि ये पहले ही असेंडिंग ऑर्डर के अंदर एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज हुआ है, तो इसको मुझे दोबारा अरेंज करने की नीड नहीं पड़ रही। सही है ना भैया? अच्छा, अब देखो यहाँ पे टोटल टर्म्स कितनी आ रही हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो अगर तो आपके पास कभी भी ऑड टर्म होंगी तब तो डायरेक्टली मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाएगी। मगर चूंकि यहाँ पे मेरे पास इवेंट टर्म्स आ रही हैं, कैसी टर्म्स आ रही हैं? इवेंट टर्म। 6 टर्म्स टोटल गिवन है ना आपको। यहाँ पे देखो टोटल कितनी टर्म्स गिवन है, 1 2 3 4 5 और 6। अगर तो सिंपल मिडिल आपके पास ऑड टर्म्स होती तो आपके पास डायरेक्टली एक मिडिल टर्म की वैल्यू आ जाती। मगर चूंकि यहाँ पे इवेंट टर्म्स है तो हमारे पास बीच की वैल्यूज कौन कौन सी हैं? दो हैं बीच की वैल्यूज। चूंकि मेरे पास यहाँ पे इवेंट टर्म्स है ना, 6 कैसा नंबर होता है? एक इवन नंबर है। तो मेरे पास बीच की दो वैल्यूज आ रही हैं। देखो यहां से भी दो, यहां से भी दो, तो बीच के अंदर दो वैल्यूज बन रही हैं। यानी कि अगर तो सिंपल ऑड टर्म्स होती तो एक मिडिल वैल्यू आती है, और चूंकि इवेंट टर्म्स होती हैं तो दो मिडिल वैल्यूज आती हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जो आपके पास दो मिडिल वैल्यूज आई है ना, दोनों को आपस में क्या करवा दो, ऐड करवा दो और डिवाइडेड बाय 2 करवा दो, आंसर आ जाएगा। 60 प्लस 80 क्या होता है? 6 प्लस 8 मेरे पास बराबर होता है भाई 8। 6 के अंदर 8 का इजाफा करेंगे तो क्या बन जाएगा? 14। 140 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जार इज 14, 0 का 0, तो आंसर क्या आ गया? सिंपल 70 के बराबर। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको एक बड़ा बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया है? कि बेटा हमेशा याद रखो, अगर सिंपल सीक्वेंस आ रही है और आपको उसका मीडियन निकालना है, तो देखो सबसे पहले तो अपने टर्म्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज कर दो, फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के अंदर, फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के अंदर अरेंज कर दो। अरेंज कर दिया, फिर देखो टर्म्स कैसी गिवन है। अगर तो तुम्हारे पास टोटल टर्म्स जो गिवन है वो तुम्हें ऑड नंबर में गिवन है, तो डायरेक्टली बीच की वैल्यू आंसर आ जाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये सिर्फ 5 टर्म्स गिवन होती यहां तक की, तो डायरेक्टली मेरा आंसर 60 होता। अगर 5 टर्म्स गिवन होती तो बीच की वैल्यू क्या होती? 60 होती। मगर चूंकि यहाँ पे इवेंट टर्म्स गिवन थी, तो इवेंट टर्म्स के अंदर हमेशा दो वैल्यूज बीच की आती हैं। तो भाई इन दोनों वैल्यूज को निकालने के बाद क्या करवाते हो, सम करवा के 2 से डिवाइड करवा दोगे, डायरेक्टली आपके पास मीडियन का आंसर आ जाएगा। सिंपल इज दैट। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही मजे का क्वेश्चन आ रहा है। एग्जामिनर देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है द एवरेज ऑफ 6, 7, 5, 8, 2 एंड k इज 8, ओके, व्हाट इज द मीडियन ऑफ दिस सेट? देखो भाई ये क्वेश्चन अगेन आईबीए के पास्ट पेपर से लिया गया है। नस में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, लम्स में भी आया हुआ है, सेट में भी आया हुआ है, सीबीएम में भी आया हुआ है। क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर कह रहा है एवरेज इन तमाम टर्म्स का, जो तमाम नंबर्स एग्जामिनर ने दिए हुए हैं ना, इन तमाम टर्म्स का जो एवरेज है वो 8 के बराबर है। एग्जामिनर कह रहे हैं बताओ इस सेट का मीडियन क्या होगा। यानी कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें मीन का और मीडियन का दोनों का कॉन्सेप्ट आ रहा है। तो भाई देखो सबसे पहले आप बात को समझो, एग्जामिनर ने बात करी हुई है। एग्जामिनर ने आपको इन तमाम नंबर्स का 6, 7, 5, 8, 2 और के का जो एवरेज गिवन है आपको 8 के बराबर गिवन है। तो यानी कि मुझे यहाँ पे एवरेज गिवन है 8 का। अच्छा मुझे यहाँ पे एक अननोन भी गिवन है, और वो अननोन क्या है? के है। और मुझे इसी पूरे सेट का मीडियन भी निकालना है। तो सबसे पहले हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि मैं इस अननोन को किसी तरीके से नोन कर दूं, फाइंड कर लूं ना। और वो किस पे कर सकता हूं भाई? मुझे अगर एवरेज का कॉन्सेप्ट गिवन है, मुझे एवरेज की अगर वैल्यू गिवन है, तो मैं एवरेज का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देता हूं। मुझे मालूम है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला ये होता है कि भाई एवरेज जो वैल्यू आ रही है उसको यहाँ पे रखा, ऊपर आ जाएगा सिंपल सम। तो 6 प्लस का 7
7 प्लस का 5 प्लस का 8 प्लस का 2 प्लस का k, यानी कि जितनी टर्म्स का ये एवरेज गिवन था उन सबका सम ले लिया और नीचे डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी टर्म्स मुझे गिवन है, देखो 1 2 3 4 5 6, कितनी टर्म्स गिवन है 1 2 3 4 5 6, तो डिवीजन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आ गई, सही है ना भैया। अब देखो 6 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे 8 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या बन जाता है भैया, 8 6 किसके बराबर होता है, 8 6 होता है हमारे पास 42 के बराबर, 42 का 42 आ गया। फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर लोगे, फर्दर सिंप्लीफाई करना और भी आसान है, क्या बन जाएगा भैया, 6 प्लस का 7, 6 प्लस का 7 और 5 प्लस का 8 प्लस का 2, तो भाई 8 और 2 तो मेरे पास क्या हो गया, जाहिर सी बात है 8 और 2 तो 10 हो गया, 10 में 5 का इजाफा किया 15 हो गया, और 15 में 6 करूंगा तो 21 हो गया, और 21 के अंदर 7 कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात है 28 बन जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, ये हो गया 28 प्लस का के। कांस्टेंट टर्म को इस तरफ सेंड कर दिया तो 42 माइनस का 28 हो जाएगा, तो के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 42 में से अगर 28 को मैं माइनस करता हूं तो क्या बन जाएगा, 12 में से 8 गया 4 और 14 में से, सही है, 3 में से 2 गया तो 1, 14 आ जाएगा। के की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 14 के बराबर आ गई, 14 के बराबर। अब देखो हमने सबसे पहला काम क्या करा, मुझे जो एक सेट ऑफ नंबर्स गिवन थे जिनका एवरेज गिवन था उसमें से एक सेट ऑफ टर्म जो थी वो अननोन थी, एक सेट ऑफ टर्म क्या थी, वो अननोन थी। तो हमने इस अननोन वैल्यू को फाइंड कर लिया, हमने इस अननोन टर्म को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। और जब इस अननोन टर्म को फाइंड कर लिया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल तरीके से मीडियन की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ने ओरिजिनली कहा वो क्या था, इस कंप्लीट सेट का मीडियन निकालो। तो इस पूरे सेट को अब मैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर दूंगा, असेंडिंग ऑर्डर कह लो, डिसेंडिंग ऑर्डर कह लो, या लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट ऑर्डर के ऊपर कह लो। तो भाई सबसे लोएस्ट नंबर कौन सा है, 2 था इसका, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद मेरे पास 5 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 6 आ रहा है, उसके बाद मेरे पास 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा था और फिर फाइनली 14 आ रहा था, सही है ना। तो भैया इस पूरी सीक्वेंस के अंदर देखो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 1 2 3 4 5 6, कितनी बन गई, 6 टर्म्स बन रही है। 6 टर्म्स का मतलब क्या है कि भाई इवन टर्म्स बन रही है, तो इवन टर्म्स के अंदर जो मिडिल वैल्यू होती है वो बीच की दो होती है, तो बीच की दो वैल्यूज कौन सी है, 6 और 7। तो क्या कॉन्सेप्ट होता है कि अगर कभी भी इवन टर्म्स आपके पास आ जाए तो आप सिंपल तरीके से दोनों इवन टर्म्स को, जो भी आपका उन दोनों की इवन टर्म्स के ऊपर जो दो बीच की मिडिल वैल्यूज आ रही होती है, दोनों को आप ऐड करवाते हो, डिवाइडेड बाई 2 करवा देते हो। 6 प्लस का 7 क्या बन जाएगा, ये हो गया 13 डिवाइडेड बाई 2, और 13 डिवाइडेड बाई 2 को अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल, 2 के टेबल में 13 कहां पर आता है, 2 6 इज 12, तो 12 का 12 हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया, 1 बच गया। तो भैया 2 के टेबल में 1 तो आता नहीं है, तो डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। 2 के टेबल 2 5 जर किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, तो क्या खत्म हो गया। तो आंसर क्या आ गया, 6.5 के बराबर, यानी कि सेट का मीडियन किसके बराबर है, 6.5 के बराबर है। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है हल्की सी भी, कैसे सॉल्व किया, मेरा प्यारा बेटा क्वेश्चन को सॉल्व करना लिटरली बहुत ही आसान है, दोबारा समझ लीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट ये था कि एग्जामिनर ने आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए थे, जिनमें से एक नंबर क्या था, अननोन था, और उस नंबर्स के सेट का उसने आपको एवरेज यानी कि मीन बताया हुआ था। तो हमने पहला काम क्या किया, हमने पहले नंबर के ऊपर एवरेज के फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए उस अननोन की वैल्यू को फाइंड कर लिया, ताकि मेरे पास कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स की वैल्यूज आ जाए। हमने ये काम कर लिया, आसान सा काम था। इसके बाद हमने क्या करना है, देखो तो भाई आपने क्या करा, आपने अपने नंबर्स को अरेंज कर दिया, नंबर्स को अरेंज करने के बाद आपने सिंपल सा काम किया, सिंपल सा काम क्या किया, आपने सिंपल तरीके से देखा है नंबर्स कैसे आ रहे हैं, मुझे साफ तौर पे देख रहा है ये मेरे पास इवन नंबर्स फॉर्म हो रहे थे। इवन नंबर्स का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म जो आ रही है वो इवन में आ रही है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली मेरे पास मिडिल वैल्यू नहीं आएगी। इवन टर्म्स के अंदर देखो अगर बीच की वैल्यू क्या होगी, भाई यहाँ से भी 3 नंबर्स है, यहाँ से भी 3 नंबर्स हैं, तो इवन नंबर्स में हमेशा हम क्या करते हैं, बीच की जो दो वैल्यूज आ रही होती हैं उनको ले लिया जाता है। इवन नंबर्स कभी भी अगर आपके पास आ रहे हो तो उसमें अगर मुझे मीडियन निकालना हो तो क्या किया जाता है, जो भी आपके पास दो बीच की मिडिल वैल्यूज आ रही होती है उनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उनको सिंपल ऐड करवाने के बाद दोनों को आपस में ऐड करवा के 2 से डिवाइड करवा देते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास मीडियन की वैल्यू आ जाती है। तो क्या आ गई, 13 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 6.5, तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ गया। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, अगेन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ग्राफिकल डेटा के क्वेश्चन पेपर में बहुत आएंगे। क्वेश्चन नंबर 17, एग्जामिनर कहता है फॉलोइंग आर द मार्क्स obtained by 10 students in a subject, 69 60 79 89 81 65 58 69 57 67। आपको जो है ना नंबर ऑफ मार्क्स गिवन है, आपको स्टूडेंट्स के क्या गिवन है बेटा, मार्क गिवन है। तो सबसे पहले नंबर के ऊपर आपने क्या करना है, अगर आपको इस क्वेश्चन में मीडियन निकालना है ना, ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अपने डेटा को पहले करेक्ट ऑर्डर के अंदर अरेंज करना सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यानी कि लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो भाई देखो सबसे लोएस्ट नंबर मेरे पास कौन सा यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 57 इज द लोएस्ट नंबर, तो 57 सबसे पहले आ गया। उसके बाद कौन सा है, 58 आ रहा है, 58 आ गया। उसके बाद देखो 57 हमने कर दिया, 58 भी हमने लिख दिया। ओके, उसके बाद कौन सा आ रहा है, 60 कहीं पे आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 60 भी लिख दिया हम लोगों ने, 60 आ गया। ओके,
उसके बाद कौन सा आ रहा है, 60 के बाद हमारे पास आ रहा है 65 आ रहा है, तो 65 को लिख दो भैया, 65 भी लिख दिया जाएगा, लिख दिया। उसके बाद 67 आ रहा है, 67 को भी मैंने एक बार तरीके से लिख दिया। अच्छा भाई, उसके बाद 69 दो दफा आ रहा है, 69 जो हमारे पास आ रहा है कितनी दफा आ रहा है, 69 हमारे पास दो दफा आ रहा है, ओके नो प्रॉब्लम, 69 भी हमने लिख दिया। उसके बाद हमारे पास क्या है, 79 है ऑब्वियसली, देन फिर 81 है और फिर 89 है। हमारे पास स्टूडेंट्स के, तमाम स्टूडेंट्स के नंबर इस तरीके से आ रहे हैं। अब देखो, सबसे पहला काम मीडियन के क्वेश्चन में क्या होता है, अपने डेटा को तरीके से अरेंज करना होता है। अब देखो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बन रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 10 टर्म्स बन रही है, यानी कि इवेंट कॉन्सेप्ट है। तो इवेंट का मतलब क्या हुआ कि भाई आपके पास अगर मीडियन निकालना है तो डायरेक्टली एक मिडिल वैल्यू बीच की नहीं आ सकती। मीडियन का मतलब ही क्या होता है, मिडिल टर्म। आपके पास यहाँ पे एक मिडिल टर्म नहीं आ सकती, इसका मतलब कि हमारे पास दो आ रही है, क्योंकि 10 कैसा नंबर है, 10 इज अ इवन नंबर। तो देखो कैसे निकालेंगे, बीच की वैल्यूज देखो, 1 2 3 4 5, और ये जो दो वैल्यूज होंगी ना, ये दोनों के बीच की है। कैसे कि इधर भी देखो, इधर भी चार नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4, इधर भी देखो चार नंबर बन रहे हैं। इसका मतलब 67 और 69 जो है, ये कैसी वैल्यूज है, ये हमारे पास मिडिल की वैल्यूज आ रही है। कैसी वैल्यूज आ रही है मेरा प्यारा बेटा, मिडिल की वैल्यूज आ रही है। तो आपने सिंपल तरीके से क्या कर देना है, दोनों को आपस के अंदर ऐड करवा दो, 67 प्लस का 69 डिवाइडेड बाई 2 करवा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो भाई 67 प्लस का 69 क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 9 पे 7 का इजाफा अगर आप करोगे तो 9 प्लस 7 क्या होता है, 16 का 6, तो 16 का 6 यहाँ पर आ गया, एक कैरी चला गया, सही है ना। फिर 6 6 12 और एक 13 हो गया, 136 डिवाइडेड बाई 2, सिंप्लीफाई कर दो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 2 6 12, और एक कैरी गया, तो 2 8 जार इज 16, तो 68 मेरा आंसर आ गया। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 68 के बराबर आ गया। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। कैसे सॉल्व किया, दोबारा समझ लीजिए कि देखो, आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, 10 बच्चों के आपको नंबर्स गिवन थे किसी भी सब्जेक्ट के अंदर। देखो मीडियन के कॉन्सेप्ट में सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट क्या है कि हमेशा लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट अपने ऑर्डर को पहले अरेंज करवा लो। अरेंज करवाने के बाद देखो, अगर तो इवेंट टर्म्स हैं तो आपके पास हमेशा दो मिडिल वैल्यूज होती हैं, उन दोनों मिडिल वैल्यूज को आप डिवाइड ऐड करवाने के बाद डिवाइड बाय 2 करवाते हो, डायरेक्टली मीडियन आ जाएगा। और अगर ऑड टर्म्स होती हैं तो सिंपल जो आपकी एक मिडिल वैल्यू होती है वही आपका मीडियन होता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, यहाँ पे सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात, कोई मसले की बात, जल्दी से क्वेश्चन देख के मुझे बताओ भी इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसला, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम। अच्छा तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, इट इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 को मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 19 बोथ आर ऑन द सेम पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स, और बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आईबीए के अंदर तकरीबन हर दूसरे साल ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नस्ट में, फास्ट में, लम्स के अंदर, आपको सेट के अंदर ये बेतहाशा क्वेश्चन मिलेगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहता है एग्जामिनर, जरा बात को समझेंगे, बात अगर समझ में आ गई तो बात पल्ले पड़ जाएगी भैया। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर कह क्या रहा है, पहले जरा बात समझने की जरूरत पड़ेगी। एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई इफ द मोड्स ऑफ द सेट 1,3,6,9,12,4x माइनस का y माइनस का x आर 6 एंड 9, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस y। जरा बात को समझो, एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कहता है कि भाई तुम्हारे पास मैंने एक सेट ऑफ टर्म्स दी हुई है, इस सेट ऑफ टर्म्स का जो मॉड आ रहा है वो 6 और 9 के बराबर है। अब देखो बहुत सारे बच्चों को पहले ये नहीं मालूम होगा मॉड कहते किसे। मेरा बेटा जो मॉड हमारे पास होता है, ये हमारे पास किसी भी सेट ऑफ टर्म्स के अंदर जो सबसे ज्यादा टर्म रिपीट हो रही होती है, द मोस्ट रिपीटेटिव टर्म इज नोन एज द मॉड। यानी कि भाई किसी भी सेट ऑफ टर्म के अंदर जो वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही होती है उसको मॉड कहा जाता है। तो लॉजिकली अगर आप क्वेश्चन को देखो तो पहली चीज जो बच्चों को कंफ्यूज करनी चाहिए वो ये होगी कि सर एग्जामिनर कह रहा है सेट ऑफ टर्म के अंदर जो मॉड आ रहा है वो 6 और 9 के बराबर है, मगर देखें सर 6 और 9 तो सिर्फ एक एक दफा आ रहा है, तो फिर ये मॉड कैसे है। ये क्वेश्चन आपके जहनों में आना चाहिए कि सर देखें मॉड तो ये होता है ना कि मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो कि मेरी टर्म के अंदर सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, सेट ऑफ टर्म्स के अंदर वो वैल्यू या वो टर्म सबसे ज्यादा रिपीट हो रही है, मॉड होता है। तो देखिए 6 और 9 को एग्जामिनर कह रहा है कि मॉड है, हालांकि यहाँ पे 6 और 9 तो एक दफा आ रहा है। तो बेटा इसका लॉजिकल आंसर क्या है, अगर आप और से देखो तो आपकी टर्म्स के अंदर जो लास्ट की दो टर्म्स है वो अननोन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों टर्म्स की जगह के ऊपर 6 और 9 एग्जिस्ट कर रहा होगा, है ना भैया। तभी तो 6 और 9 क्या होगा, मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू होगा, और इसीलिए 6 और 9 मेरा क्या होगा, मॉड होगा। क्योंकि मॉड होता ही क्या है भाई, मॉड उसे कहते हैं जो मेरी टर्म्स के अंदर वैल्यू सबसे ज्यादा रिपीट कर रही होती है वो मॉड कहलाता है। ये बात पल्ले पड़ती है तो क्वेश्चन सॉल्व करना चुटकी बजाने का काम है। यानी कि इसके मायने क्या हुए
इसके मायने ये हुए कि भाई ये जो 4x माइनस का y है, इसको एक दफा आप 6 पे सॉल्व करोगे, एक दफा 9 पे सॉल्व करोगे। इसी तरीके से जो y माइनस की x की टर्म है, ये भी एक दफा 6 पे सॉल्व होगी, एक दफा 9 पे सॉल्व होगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि भाई 6 पहले है कि 9 बाद में है, कि 9 पहले है कि 6 बाद में है। इसीलिए ये जो दोनों अननोन्स हैं, ये बारी बारी 6 और 9 दोनों पे सॉल्व हो रहे होंगे। क्योंकि जाहिर सी बात है ना, क्या जाहिर सी बात है कि भाई अगर मॉड 6 और 9 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 और 9 मेरी सेट ऑफ टर्म्स में रिपीट ज्यादा दफा हो रहे होंगे, और 6 और 9 अभी तो क्वेश्चन में सिर्फ एक एक दफा आ रहे हैं, और लास्ट की जो दो टर्म्स ये अननोन है, तो जाहिर सी बात है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 6 और 9 एग्जिस्ट करने चाहिए, अगर तो एक क्वेश्चन कहता है कि मॉड्स की वैल्यू 6 और 9 है। आई होप यहां तक की बात सारे बच्चों को क्लियर हो गई होगी। मैंने बहुत डिटेल में पूरी चीज को यहाँ पे समझा दिया। अच्छा भाई, अब सॉल्व कैसे करेंगे, क्या करना है, अपने इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। कैसे करेंगे इक्वेशन को सिंप्लीफाई, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सही है ना भैया। हम ये बारी बारी दो दो दफा क्यों सॉल्व करें, क्योंकि मेरा बेटा मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 6 है या 9 है, सिमिलरली मुझे नहीं पता कि यहाँ पे 6 है या 9 है। जाहिर सी बात है, अगर 6 पहले होगा तो 9 बाद में होगा, 9 पहले होगा 6 बाद में होगा, तो हमें नहीं पता भी 6 कहां पर है 9 कहां पर है, हम फाइंड आउट करेंगे, सही है ना। तो लेट सपोज देखो, मैंने पहली बार कंसीडर कर लिया जो पहला अननोन है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि लेट सपोज यहाँ पर 6 है। मैंने क्या कर लिया, भी पहले अननोन पे सपोज कर लिया कि 6 यहाँ पर है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला अननोन है वहां पर क्या होगा, वहां पर 9 होगा, सिंपल इज दैट। ये दो इक्वेशन एक साथ सॉल्व हो रही होंगी। लेट सपोज वाइस वर्सा, अगर कोई बच्चा कहता है कि नहीं सर, पहले वाले जो अननोन है वहां पर 9 मौजूद है, तो जाहिर सी बात है जो दूसरा वाला अननोन होगा जो कि y माइनस का x है, वहां पर क्या मौजूद होगा, वहां पे 6 मौजूद होगा, सही है ना। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को आप में सिंप्लीफाई करवा सकते हो, कैसे, कि भैया जाहिर सी बात है भैया, मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखूं तो भाई नेगेटिव का x दूसरी तरफ जाएगा, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 9 प्लस x के बराबर आ गई, तो यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिल गई। इस y की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में प्लॉट करवा दो, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू नेगेटिव का y वहां पे भेजूंगा तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस का y। और अब y के अंदर y की वैल्यू को प्लॉट करवा दीजिए, 6 प्लस का प्लस, और y के अंदर y की वैल्यू को डालूंगा तो 9 प्लस का x आ गया। इधर 4x का 4x एज इट इज, फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, 6 प्लस का 9 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर, प्लस का x एज इट इज, प्लस का x वहां पर जाएगा तो 4x में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 3x की वैल्यू क्या आ गई, 15 के बराबर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 1 0 3 3 5 15 के बराबर, x की वैल्यू 5 के बराबर आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में प्लॉट कर दी, जो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 9 प्लस का 5, 9 प्लस का 5 किसके बराबर होता है मेरा बेटा, 14 के बराबर होता है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 14 के बराबर। क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा, एक अभी हमने x और y की वैल्यू निकाली, एक और x और y की वैल्यू क्या आ सकती है, कि देखो, अगर अभी हमने पहले कंसीडर क्या करा, पहले मैंने कंसीडर करा कि यहाँ पे 6 है, यहाँ पर 9 है, या वाइस वर्सा, अगर कोई बच्चा कंसीडर कर ले कि भाई यहाँ पे मेरे पास इस सेट ऑफ टर्म्स के ऊपर 9 बनता है, इस सेट ऑफ टर्म के ऊपर 6 बनता है, तो अब उसके लिए भी सॉल्व करेंगे एक दफा, उसके लिए भी आंसर निकाल लेंगे। तो भाई पहले हम 4x माइनस का y इक्वल टू 9, तो देखो यहाँ से अगेन अगर मैं नेगेटिव के x को दूसरी तरफ भेज दूं, वहां पे जाके क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का x बन जाएगा, तो एक y की वैल्यू आ गई 6 प्लस x के बराबर। इस y की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करवाना है, तो क्या बन जाएगा, 4x इज इक्वल टू नेगेटिव का y, जब वहां पे जाएगा तो मेरा बेटा ये बन जाएगा 9 प्लस का y। अब इस y की वैल्यू को यहाँ पे प्लॉट करवा देंगे, साइमल्टेनियसली सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशंस को बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर, बचपन से करते हुए आ रहे हो, कि मसले वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो y के अंदर y की वैल्यू को प्लॉट कर दी, तो क्या बन गया, 6 प्लस का x बन गया। फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या बन जाएगा, 9 प्लस का 6 अगेन 15, 15 प्लस का x हो गया, सही है ना भाई। x को वहां पे जाके सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अगेन सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। कैसे सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा भैया, यहाँ पे ये क्या बन गया मेरे पास, ये हो गया भैया, अल्लाह भला करे अल्लाह भला करे, प्लस का x वहां पे जाएगा तो अगेन x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 5 15 होता है, तो अगेन x की वैल्यू मेरे पास किसके बराबर आ जाएगी, 5 के बराबर आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा, देखो प्लस का x जब वहां पे जाएगा तो 4x में से x कैंसिल हुआ, 3x बन गया ना, और यहाँ पे 15 का 15 एज इट इज, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिवाइडेड बाय 3, इसके बराबर 5 के बराबर, तो x की वैल्यू अगेन 5 आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में प्लॉट करवा दीजिए, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 6 प्लस का 5, तो y की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 11 के बराबर आ जाएगी, 6 प्लस 5। यानी कि आपके पास इस सेट के ऊपर x और y की वैल्यूज ये आ रही है, इस सेट के ऊपर x और y की वैल्यूज ये आ रही है। अब एग्जामिनर ने कहा क्या था, क्या फाइंड करो, एग्जामिनर कह रहा था x प्लस y बताना है, तो x प्लस y को निकाल लेंगे। अगर मैं यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू निकालूं तो क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 5 प्लस के 14 के बराबर, 5 प्लस का 14 क्या होता है, 19 होता है, तो एक आंसर मेरे पास 19 आ गया। सिमिलरली यहाँ पे वैल्यूज क्या आ जाएंगी, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी x प्लस वाई की 11 प्लस के 5 के बराबर, 11 प्लस का 5 क्या हो जाएगा, 15 में एक का इजाफा 16, तो मेरे पास एक आंसर होगा 19, एक होगा 16। तो चेक कर लो, ऑप्शन नंबर 1 भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, यानी कि 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो चेक कर लो कौन सा आंसर है, both 1 and 2 will be the correct answer, both 1 and 2 will be the correct answer, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर।
दोबारा पूरे क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम हो रही है। देखो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा प्यारा बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है? देखो एग्जामिनर आपसे कह रहा था कि उसने आपको मॉड की वैल्यू दे दी है, मोड की वैल्यू दे दी है। कैसे दे दी है भैया? आपको एक सेट ऑफ टर्म्स गिवन है। आपको क्या गिवन है? एक सेट ऑफ टर्म्स गिवन है। इस सेट ऑफ टर्म्स के अंदर आपको मॉड की वैल्यू गिवन है। क्या गिवन थी? 6 और 9। अगर आप गौर से देखो तो भैया आपके पास 6 और 9 तो इन सेट ऑफ टर्म में सिर्फ एक दफा आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो अननोन वैल्यूज है यहाँ पे कहीं 6 और 9 दोबारा होना चाहिए, तभी ये आपका मॉड बन रहा है, तभी एग्जामिनर ने आपको ये मॉड की वैल्यू गिवन है। क्योंकि अगर तो ये मॉड होगा तभी तो भैया हमारे पास मॉड के मायने क्या होते हैं? मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू। तो जाहिर सी बात है 6 और 9 आखिर में होगा तभी तो ये मोस्ट रिपीटेटिव वैल्यू बन रही होगी। तो इसका मतलब क्या? लास्ट में दोबारा 6 और 9 होना चाहिए था। तो हमें ओरिजिनली क्वेश्चन में x प्लस वाई चाहिए था। तो मेरे पहली जिम्मेदारी क्या है कि मैं x और y की वैल्यू को फाइंड करूं। अब ये x और y कैसे आता, इसके लिए हमने लॉजिकल काम करा कि भाई जो लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म थी, हमने कहा कि देखो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 और 9 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? 6 और 9। तो हो सकता है भाई पहले 6 हो फिर 9 हो, फिर पहले 9 हो फिर 6 हो। तो इसका मतलब क्या है कि हम दोनों टर्म्स को बारी बारी 6 और 9 पे सिंप्लीफाई करवाएंगे। अच्छा ये दो दफा सिंप्लीफाई क्यों करवाया? अगर कोई बच्चा इस बात पे फंस रहा है कि भाई देखो नॉर्मल सी बात है ना, हो सकता है यहाँ पे 6 हो यहाँ पे 9 हो, या फिर हो सकता है पहले 9 हो फिर 6 हो, हमें ये पता ही नहीं। तो जब नहीं पता तो मैथ्स हमसे कहता है कि आप दोनों दफा टर्म्स को सॉल्व करोगे। हो सकता है कि भाई मैं अगर आप में से किसी बच्चे को बोलूं कि 6 और 9 को प्लॉट कर दो, कोई बच्चा पहले 6 को रखे फिर 9 को रखे, या वाइस वर्सा कोई बच्चा पहले 9 को रखे फिर 6 को रखे। तो दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसीलिए हम दो दफा टर्म्स को सॉल्व करेंगे। एक दफा मैंने ऊपर वाली वैल्यू की जगह पे 6 रख दिया और एक दफा 9 रख दिया, और एक दफा वाइस वर्सा स्टेप क्या करा कि पहले 9 के ऊपर पहली वाली इक्वेशन ले ली, दूसरी वाली इक्वेशन 6 पे ले ली। तो हमने इसलिए दो दफा सॉल्व किया। अब आपने पहली इक्वेशन को सॉल्व कैसे करा? ये वाला जो सारा का सारा काम है, देखो ये सारा का सारा काम क्लास 2 वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हाँ मेडिकल कोई बच्चा होगा, कोई कॉमर्स का बच्चा होगा, उससे प्रॉब्लम होगी, मगर जो नॉर्मली इंजीनियरिंग का बच्चा, ए लेवल्स का बच्चा, आई कैन इजीली एश्योर कि आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए मेरा बेटा। और जो मेडिकल के भी अगर बच्चे, तो बेटा क्लास 4 वाला काम आ रहा है, क्लास 2 वाला ही काम आ रहा है कि भाई दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई कैसे किया। क्योंकि मैंने इस इक्वेशन में से पहले y की वैल्यू निकाली, नेगेटिव का एक दूसरे को भेज दिया, y की वैल्यू आ गई। इस y की वैल्यू को उठा के मैंने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में प्लॉट करवाना है, सिंप्लीफाई करूंगा, बेसिक वे में सिंप्लीफिकेशन करी तो x की वैल्यू आ गई। इस x की वैल्यू को उठा के वापस अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में डाल दी तो आपका y की वैल्यू भी आ गई। इस तरीके से x और y आपको यहां से मिल गया जब आपने 6 पहले रखा और 9 को बाद में रखा। तो यहां से मैंने x प्लस वाई फाइंड करना था, सिंप्लीफाई करके निकाल लिया, तो एक आंसर 19 आ गया। और यहाँ पे हमने दूसरी दफा काम इसलिए करा कि भाई हो सकता है कि पहले कोई 9 रखे फिर 6 रखे, तो पहली वाली इक्वेशन को 9 से इक्वेट करवाया, दूसरी वाली इक्वेशन 6 से इक्वेट करवाया। तो यहाँ से दो इक्वेशन आ गई, दोनों को अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड पे सॉल्व किया। मेथड कहलाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है कि भाई आपने सिंपल तरीके से एक इक्वेशन में से वेरिएबल की वैल्यू को निकाला कि देखो नेगेटिव का एक्स यहाँ पे जा रहा था, वहां पे प्लस का एक्स बन गया। तो यहाँ से मेरे पास एक पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू आ गई, इसको उठा के मैंने अपनी दूसरी इक्वेशन में प्लॉट करवा दिया, सिंप्लीफिकेशन करने के ऊपर किया, एक्स की वैल्यू आई, जो एक्स की वैल्यू आई वापस उसको यहाँ पे लाकर डाला, तो मेरे पास यहाँ से भी वाई की वैल्यू भी आ गई। तो अगेन चूंकि मुझे एक्स प्लस वाई को फाइंड करना, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 16 के बराबर आ गई, और क्वेश्चन क्या हो गया? हमारा सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है भाई, क्या मसले की बात है? बच्चे कहते हैं मुश्किल क्वेश्चन है, मुझे बताओ ना बेटा क्या मुश्किल है? बताओ भाई, आसान है कि नहीं आसान? जल्दी से बताओ, आसान है कि नहीं आसान? आप बोलोगे आसान है, भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बड़ा ब्रिलियंट क्वेश्चन आ रहा है, इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है इसी कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को तो खुद से सॉल्व कर लेना चाहिए भैया। खुदारा वीडियो को स्टॉप करो। देखो मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ चांस। बच्चे अक्सर मुझसे कमेंट सेक्शन में कंप्लेन करते हैं, अक्सर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के ऊपर भी आके मुझसे एक कमेंट करते हैं, एक मैसेज करते हैं कि सर आप जो क्वेश्चन करवाते हैं वो तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं, मगर सर जब खुद से करने बैठते प्रॉब्लम होती है। तो बेटा वो इसलिए प्रॉब्लम होती है कि मैं आपको पूरा हलवा पकाना सिखा देता हूँ, आप उस हलवे को खाने नहीं सीखते। देखो हलवा जब बनाना मैंने सिखा दिया ना आपको, हलवा खाना तो आपको एटलीस्ट आना चाहिए कि किस तरह आपने हलवे को प्रेजेंट करना है, किस तरह आपने हलवे को अपने हलक में डालना है, फिर हलक से अंदर निकलना है। ये काम आपको एटलीस्ट आना चाहिए। मैथ्स इज ऑल अबाउट हाउ यू आर टेकिंग अ चांस। तो भाई देखो क्वेश्चन कभी भी आपके पास पेपर में आए, खुदारा उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एटलीस्ट ट्राई करो, ट्राई योर लेवल बेस्ट। मैथ्स के अंदर जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, जब तक आप अपने पेजेस काले नहीं करोगे, आप सॉल्व नहीं कर सकते, आप समझ नहीं सकते उस चीज को। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आपके पास आ रहा है तो खुदारा वीडियो को स्टॉप करके पहले खुद से सॉल्व करो। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मैं सॉल्व करवा दूंगा, मैं सॉल्व भी करवा रहा हूँ आगे। तो आपने वीडियो को जब वापस ऑन करोगे तो आगे सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा। भाई सॉल्व कैसे करना है? अच्छा तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, देखो ये सेम क्वेश्चन नंबर 18 के पैटर्न का क्वेश्चन है कि एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहे हैं, द मोड्स ऑफ द सेट अबव आर 2 and 11 इफ द m and n आर कांस्टेंट, व्हाट इज वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m plus n?
यानी कि आपको देखो अगेंस्ट सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और आपसे एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई ये जो सेट ऑफ नंबर्स मैंने आपको दिए हैं ना, इसके अंदर 2 और 11 कैसा नंबर है, 2 और 11 मॉड्स हैं। अब हमें ये बात मालूम है, हमें ये बात मालूम है कि भाई अगर 2 और 11 मेरे मॉड्स आ रहे हैं तो मॉड्स बेसिकली होता क्या है, किस चीज को मॉड हम कहते हैं भाई। मॉड हमारे पास एक ऐसी टर्म होती है जो कि हमारी सेट ऑफ टर्म्स के अंदर रिपीट हो रही होती है। अब 2 और 11 तो एक ही दफा आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि लास्ट में जो ये अननोन वैल्यूज आ रही हैं यहाँ पे भी 2 और 11 कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। तभी एग्जामिनर मुझसे बात कह रहा है कि 2 और 11 तुम्हारे पास क्या है, मॉड्स हैं। सही है ना भैया। तो सिंपलीफाई कर सकते हैं हम इसको, कैसे सिंपलीफाई करेंगे भाई, वी नो दिस पर्टिकुलर थिंग कि भैया इसका मतलब क्या है, लास्ट में भी कहीं पे इन दो अननोन्स की जगह पे भी 2 और 11 एग्जिस्ट कर रहा होगा। और अगर मैंने इन दो अननोन की वैल्यूज को फाइंड कर लिया तो यहां से मुझे m और n मिल जाएगा, तो मैं इजीली m प्लस n की वैल्यू को फाइंड कर सकता हूं। अब देखो कॉन्सेप्ट क्या होगा, अगेन सेम कॉन्सेप्ट है। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर 2 पहले होगा 11 बाद में होगा, कोई बोले नहीं 11 पहले होगा 2 बाद में होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। तो भाई दोनों कंडीशन सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। यानी कि 4m माइनस 8 की जगह पे कोई बोले 2 होगा, तो जाहिर सी बात है दूसरी वैल्यू क्या है 3n माइनस का 4, वहां पे दूसरी वैल्यू 11 होना चाहिए। या वाइस वर्सा काम हो जाए कि भाई 4m माइनस के 8 के ऊपर 11 मौजूद हो, और ये जो 3n माइनस का 4 है यहाँ पे 2 मौजूद हो। सही है ना भैया, सिंप्लीफाई कर देंगे दोनों सीक्वेंसेस को, क्या बन जाएगा भैया, बेसिक काम कर लिया जाएगा। तो ये हो जाएगा 4m का 4m माइनस का 8 वहां पे जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो 2 प्लस का 8 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 10 के। तो m की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, ये आ जाएगी 10 डिवाइडेड बाय 4 के। 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, तो m की एक वैल्यू आ गई 5 डिवाइडेड बाय 2। और यहाँ पे 3n माइनस का 4 इक्वल टू 11 है, तो भाई माइनस का 4 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 11 प्लस का 4 क्या होता है, 15 के बराबर होता है। तो 3 1 जार 3, 3 5 जार इज 15, तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के बराबर आ गई। 3 5 जार 15 होता है ना, तो m और n की वैल्यूज एक आ गई। तो अगर मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि m प्लस n को फाइंड करना है, तो m की वैल्यू 5/2 डालोगे, n की वैल्यू 5 डालोगे, सिंप्लीफाई करोगे, एक आंसर तो यहां से आ सकता है। सिमिलरली देखो इन इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लो, क्या बन जाएगा भाई, 4m माइनस का 8 इक्वल टू 11 है, नेगेटिव का 8 दूसरी तरफ जाएगा तो 11 प्लस का 8 क्या बन जाएगा, 11 में अगर 8 का इजाफा करोगे तो जाहिर सी बात है 19 बन जाएगा। और 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो 19 डिवाइडेड बाय 4 m की वैल्यू आ गई। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, माइनस का 4 वहां पे जाएगा, प्लस का 4 बन जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3n इज इक्वल टू 2 प्लस का 4 किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2 के बराबर। तो अगेन यहां से भी m प्लस n की एक वैल्यू आ जाएगी, यहां से भी m प्लस n की एक वैल्यू आ जाएगी कि 19 डिवाइडेड बाय 4 प्लस के 2 के बराबर। सिंप्लीफाई करके दोनों तरफ से m प्लस n की वैल्यू निकाल लो, क्या आंसर आ जाएगा फाइनल। यहां से अगर एलसीएम लोगे तो भाई एलसीएम कैसे लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड के ऊपर, कि भाई देखो यहां से m की वैल्यू ये आ गई, n की वैल्यू ये आ गई, m प्लस n निकाल लो, m का m डाला, n का n डाला, इस 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो मेरा बेटा क्या है, 1 है। सिंपल तरीके से एलसीएम कैसे लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करा, ये 1 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 1 5 हो गया। ये 2 अपने क्रॉस में जाके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5 2 10 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 2, एक आंसर आ गया 15/2। दूसरा क्या आ जाएगा मेरा बेटा, दूसरा बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड पे सॉल्व कर लेंगे। 2 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। तो सिंपल तरीके से नीचे क्या आ गया, 4 आ गया, 1 इंटू 19, 19 हो गया, 4 2 क्या होता है 8 के बराबर। तो 19 में अगर 8 का इजाफा करना है तो 19 में 8 क्या बन जाएगा, 19 में 8 का इजाफा हो जाएगा 27 के बराबर। 27 डिवाइडेड बाय 4, एक और आंसर आ गया, 27 डिवाइडेड बाय 4, एक आंसर मेरा और आ गया। तो भाई इस तरीके से मेरे पास m प्लस n की दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई 15 डिवाइडेड बाय 2, एक आ गई 27 डिवाइडेड बाय 4। अगर मैं अपने आंसर्स देखूं तो आंसर्स के अंदर मुझे डेसिमल के अंदर वैल्यू गिवन है, तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो भाई आईबीए हो, नस्ट हो, फास्ट हो, लम्स हो, सेट हो, कहीं पे भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, तो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करोगे, बेसिक मेथड के ऊपर, बच्चों वाला मेथड है। यानी कि भाई एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इसकी वैल्यूज डेसिमल में लेकर आने, डेसिमल में लेकर आ जाते हैं। 15 डिवाइडेड बाय 2 कैसे सॉल्व करेंगे डेसिमल में, 15 ऊपर रखा, 2 बाहर रखा, 2 7 जार क्या होता है 14 होता है, कितना वैल्यू बच गई, एक बच गया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर आ रहा है वो कैसा नंबर है, वो मेरे पास जो टेबल जिससे मैं सिंप्लीफिकेशन कर रहा था तो छोटा नंबर आ गया, 1 जो होता है 2 के टेबल में नहीं आता, तो यहाँ पे डेसिमल लेकर आ जाएंगे, डेसिमल लेकर आऊंगा तो यहाँ पे क्या आ गया 10 आ गया। अब 2 के टेबल में 10 कहाँ पर आता है, 5 है, तो 2 5 10 हो गया, खत्म हो गया। यानी कि 15 डिवाइडेड बाय 2 का एक आंसर क्या आ गया, 7.5 के बराबर होता है। अच्छा 27 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो भाई देखो 27 डिवाइडेड बाय 4 को कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, 27
अंदर रख दिया, 4 को बाहर आ गया। 4 के टेबल में 27 से छोटा नंबर कौन सा होता है भाई? 4 6 जार क्या होता है? 24 के बराबर। सही है ना भैया? खत्म हो गया। 7 में से 4 निकालोगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। अब देखो 4 के टेबल में 3 तो नहीं आता, 3 एक छोटा नंबर है, तो जाहिर सी बात है क्या लगाऊंगा? डेसिमल लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्या 4 के टेबल में 30 आता है? नहीं आता। 30 से छोटा नंबर कौन सा है? 4 6 जार इज 24, 4 7 जार 28। तो 7 का जो नंबर है वो 30 से छोटा नंबर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंपल तरीके से मेरे पास 7 आ गया। क्या आ गया भैया? सिंपल तरीके से 7 की वैल्यू आ गई ना हमारे पास। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सिंपल 7 आ जाएगा। क्लियर है भैया? तो यहाँ पे 4 7 जर किसके बराबर हो गया? 28 के बराबर हो गया। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बच गया। तो भाई सिंपल तरीके से यहाँ पे 2 बच गया। फर्दर सिंप्लीफिकेशन कैसे करूं? देखो 2 जो मेरे पास यहाँ पे बच रहा है ये अगेन 4 से छोटा नंबर है, तो क्या करेंगे? डायरेक्टली यहाँ पे 0 लगा देंगे, क्योंकि जब हमने एक दफा ऊपर डेसिमल लगा दिया तो आप आगे 0 लगा सकते हो अगर नंबर छोटा हो जाए। अब देखो मेरा जो नंबर आ रहा था वो नंबर कैसा है? 2। तो 2 चूंकि 4 से छोटा नंबर होता है, मैंने खुद यहाँ पे 0 लगा दिया। अब 4 के टेबल में 20 कहां पर आता है? 5 के ऊपर आता है। 4 5 क्या हो गया? 20 हो गया। सिंप्लीफिकेशन हो गई। यानी कि 27 डिवाइडेड बाय 4 किसके बराबर होता है? 6.75 के। एग्जामिनर कह रहा है कि व्हाट इज द वन पॉसिबल वैल्यू ऑफ m+1, यानी कि उसने कोई एक वैल्यू सिर्फ दी हुई, दूसरी वैल्यू दी हुई नहीं है, तो डायरेक्टली मेरे पास आंसर किसके बराबर आ गया? 7.5 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि देखो 6.75 कहीं नहीं गिवन, तो 7.5 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो गया। बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन के पैटर्न का क्वेश्चन आ रहा है। सिंपल तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है? कोई मसला किसी बच्चे को, कोई प्रॉब्लम की बात इसके अंदर किसी बच्चे को? सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। अच्छा, एग्जामिनर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन एक बड़ा मजे का क्वेश्चन आ रहा है। बेतहाशा यूनिवर्सिटीज के अंदर आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है इसको मार्क कर लीजिए, बड़े मजे का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है। ये वाले क्वेश्चन आपको अगेन फास्ट में, नस्ट में, आईबीए में, लम्स में, सेट में बेतहाशा मिलेंगे। जब मैं पाकिस्तान की 5 बड़ी यूनिवर्सिटीज का नाम लेता हूँ तो छोटी मोटी यूनिवर्सिटीज, बहरिया, कॉमसेट्स और दूसरी यूनिवर्सिटीज जो हो गई, छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज जो हो गई, इकोनॉमिक स्कूल वगैरह, सारी उसमें कवर हो जाती हैं। अगेन हबीब और केएसबीएल भी आईबीए से छोटे लेवल के ऊपर ही होते हैं भाई। जब आईबीए का नाम ले लिया, लम्स का नाम ले लिया, तो सारी उसकी तैयारी वैसी आपकी हो जाएगी। सही है ना भाई? अगर आप इन लेक्चर्स को लोगे तो एचयू टॉप से आपका या आपका कोई भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का एग्जाम आ रहा है उसको इजीली निकाल सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना भैया? देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है। एग्जामिनर मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है द मॉड ऑफ अ सेट ऑफ द फोर पॉजिटिव इंटीजर्स इज 7, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू? यहाँ पे लीस्ट का वर्ड नहीं गिवन था, मैंने लिख दिया क्योंकि क्वेश्चन में मौजूद था जब ये पेपर आईबी में आया था। ये क्वेश्चन आईबी में आया था। एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? What is the least possible value of the sum of these four integers? जरा इस क्वेश्चन को तरीके से पहले समझ लीजिए। एग्जामिनर आपसे कहना क्या चाह रहा है? एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास 4 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तुम्हारे पास क्या है? 4 पॉजिटिव इंटीजर्स जिनका मॉड आ रहा है 7 के बराबर। एग्जामिनर कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द सम ऑफ दीज फोर नंबर्स विल बी डैश। एग्जामिनर आगे क्या कहता है कि भाई इनकी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है अगर मैं इन चारों नंबर का सम ले लूं। अब सोचने में तो बच्चा बोले सर इतना मुश्किल क्वेश्चन है। भाई क्या मुश्किल है इसमें? देखो आपको एग्जामिनर ने कहा कि 4 नंबर्स अगर मैं तुमसे कहूं कि सोच लो। बचपन में यार इस तरह की जो गेमें होती थी ना, बचपन में वो हमारे जो रिश्तेदार अंकल होते थे कोई आके पूछ रहे होते थे, आपके जहन में भी आना चाहिए भाई। आपके कोई रिश्तेदार बचपन में आके इस तरह की फजूल गेमें पूछा करते थे कि भाई 4 नंबर एज्यूम कर लो, उन 4 नंबर्स का मॉड क्या है 7 के बराबर। देखो मॉड होता ही क्या है? एक ऐसा नंबर जो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा हो। तो लेट अस एज्यूम, एक बात तो कंफर्म है ना कि इन 4 में से कोई 2 नंबर 7 के बराबर होंगे, तभी तो मॉड मेरा किसके बराबर है? 7 के बराबर है। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है? व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दी सम ऑफ दीज फोर इंटीजर्स। अब यानी कि मुझे इस और इस नंबर की वैल्यू को फाइंड करना है। इस और इस नंबर की वैल्यू कैसे फाइंड करूं? देखो जाहिर सी बात है यहाँ पे इन दोनों जगहों पे कोई सेम नंबर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर सेम नंबर होते तो फिर मॉड एक से ज्यादा होने चाहिए थे। क्योंकि मॉड मुझे सिर्फ 7 ही गिवन है, इसका मतलब क्या है? इन दो जगहों के ऊपर कोई और नंबर गिवन है। अब चूंकि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू कहा हुई है सम की, तो ऐसा नहीं हो सकता कि मैं चारों में 7 डाल दूं। मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? एज्यूम कर लेता हूँ कि लेट सपोज अगर यहाँ पे मैं 1 रखूं, यहाँ पे मैं 2 रखूं अपने पास से, तो क्या बन जाएगा? देखो 7 और 7 14 हो गया, 14 और 1 13, और 13 में 2 का इजाफा करो 14। आपके पास सिंपल तरीके से क्या बन गया? 14 में अगर 1 का इजाफा करो 15, और 16 17। एक तो आंसर 17 मेरे पास हो सकता है। बट कोई बच्चा कहता है 17 ना रखें, अगर हम कोई और रख दें। सर क्या रख दें? और चलो मुझे बताओ ना क्या रख दें। अगर आप यहाँ पे 1 1 नहीं रख सकते, लेट सपोज कोई बच्चा बोले सर 1 1 यहाँ पे 2 नंबर्स में रख देते हैं, बेटा 1 1 रखने के ऊपर देखो फिर ये मॉड बन जाएगा ना, 1 भी मॉड होना चाहिए था। एग्जामिनर ने क्या बोला? सिर्फ 7 मॉड है। इसका मतलब यहाँ दोनों जगहों पे डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब अगर मैं यहाँ पे रख दूं 1 और 3 रख दूं, तो भाई देखो 1 और 3 रखने के ऊपर मेरे जो सम
आएगा वो बड़ा आएगा। एग्जामिनर ने लीस्ट पॉसिबल सम का है कि जितना छोटा सम हो सकता है उतना आपका फायदा है, सही है ना? जितना छोटा सम हो सकता है। और उसमें चूंकि इंटीजर्स का लव यूज करे तो आप जीरो नहीं काउंट होता, सही है ना? पॉजिटिव इंटीजर्स का आप जीरो नहीं काउंट कर रहे होते, तो इसलिए जीरो और वन भी नहीं रख सकता मैं, क्योंकि कोई बच्चा बोले सर जीरो रख देते ना, जीरो रखने में क्या इशू है? तो सबसे पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर छोटे नंबर दो कौन से हो सकते हैं? वन और टू हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे वन और टू रख दिया। इन दो के अलावा ये दो तो चूंकि मॉड आपका सेवन था, तो इसलिए दो जगहों पे तो सेवन आ गया। बाकी दो जगहों के ऊपर मैंने पॉजिटिव इंटीजर्स के अंदर सबसे छोटे दो नंबर्स कौन से होते हैं? वन और टू होता है, उनको रख दिया, ताकि कंबाइंड सम मेरे पास क्या आ जाए? 17 के बराबर आ जाए। सही है ना भाई? इससे छोटा कोई सम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लियर है मेरा प्यारा बेटा? इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। बेसिक क्वेश्चन है। देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन, अगेन आईपी में बहुत पूछा आ चुका है क्वेश्चन। आपको हबीब के अंदर, आपको नर्स के अंदर, फास्ट के अंदर, लम्स के अंदर, सेट में ऐसे क्वेश्चन बेतहाशा मिल जाएंगे। अगेन देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर आपसे कहता है कि भैया तुम्हारे पास जो है ना चार नंबर्स आ रहे हैं पॉजिटिव, और उन चार पॉजिटिव नंबर्स का जो मॉड आ रहा है वो थ्री के बराबर है। इसका मतलब ये हो गया कि भैया दो पोजीशंस के ऊपर तो थ्री थ्री मौजूद है, क्योंकि मॉड अगर थ्री के बराबर है तो इसका मतलब कि एटलीस्ट दो पोजीशंस के ऊपर तो थ्री और थ्री मौजूद है। आगे एग्जामिनर कह रहे हैं व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ दी सम ऑफ दीज फोर पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि फोर इंटीजर्स का सम क्या होगा? लीस्ट पॉसिबल। तो देखो मैं खुद एक कंसीडर कर लेता हूं कि वन और टू। क्यों मैं कंसीडर करूं? कि भाई अगर मैं लीस्ट नंबर रखूंगा, मैं सबसे छोटे अगर पॉजिटिव इंटीजर्स को रखूंगा, तो जाहिर सी बात है उसी सूरत के अंदर मेरे पास जो सम आ रहा होगा तो छोटा आ रहा होगा। मैं रखने को तो यहाँ पे फोर और फाइव भी रख दूं, मगर उस सूरत में सम बड़ा आ जाएगा। एग्जामिनर ने क्या कहा? लीस्ट पॉसिबल वैल्यू रखने के ऊपर जो सम आए, यानी कि लीस्ट पॉसिबल सम आपको चाहिए, तो क्या बन गया? तीन और तीन छह, और छह और तीन नौ हो गया। इससे ज्यादा लीस्ट पॉसिबल सम हो नहीं सकता, सही है ना भैया? तो हमेशा नंबर्स मैंने क्या रख दिए? ऐसे रखे हो छोटे हूं, छोटे हूं। अब कोई बच्चा बोले जीरो क्यों नहीं हो सकता? बेटा जीरो इंटीजर्स के अंदर काउंट नहीं होता ना, इसलिए हमें जीरो को नहीं रखना। या कोई बच्चा बोले सर थ्री और फोर रख देते, भाई थ्री और फोर रखने पे सम मेरा बड़ा आ जाएगा, तो लीस्ट पॉसिबल सम चाहिए था, इसलिए हम लोगों ने इस चीज को रख दिया। तो क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। जल्दी से मुझे बताइए किसी बच्चे को इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई चिंता की बात? बताओ भाई, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई चाहिए मुझे सबका। बताओ बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती? भाई अपने दोस्तों से पूछिएगा मीन मॉड मीडियन में कोई प्रॉब्लम है नहीं है? भाई वो तमाम बच्चे जो इधर एस टी एच पी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एन टी एच पी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आईबी के मेन टेस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फास्ट के लिए या लम्स के लिए या नस्ट के लिए या एचयू टॉप्स के लिए, भाई ये लेक्चर्स आपके लिए बेतहाश इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कोचिंग सेंटर भी चले जाओगे ना, 60,000 रुपए लेके वो टीचर वहां पे क्या करता है भाई? एक सवाल या तीन सवाल सॉल्व करवा देगा एक पूरे पेपर से, और बोलेगा बाकी सारे सवाल होमवर्क के तौर पे ले लो। क्योंकि मैंने खुद पढ़ाया हुआ है ऐसी जगहों के ऊपर, इसलिए मुझे आइडिया है कि इंस्टीट्यूट्स के अंदर नॉर्मली टीचर्स किस लेवल पे पढ़ा रहे होते हैं। तो भाई आपने खुदारा ऐसे नहीं करना। अपने दोस्तों से भी शेयर करो, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करो लेक्चर को, सही है ना? ताकि किसी का फायदा हो सके। सदका जारी है भैया, सही है ना भैया? तो मुझे बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम की बात, कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात? अच्छा तो बेटा क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर मूव करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है आपसे बड़ी सिंपल सी बात, कहता है द एवरेज ऑफ टेम्परेचर एट नून टाइम फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इज 50 इफ द लोएस्ट वन इज 45, व्हाट इज द पॉसिबल मैक्सिमम रेंज ऑफ द टेम्परेचर्स? देखो एग्जामिनर आपसे रेंज मांग रहा है। एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन में बड़े मजे की बात करी, इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। बहुत दफा आईबीए के अंदर आपको आपको सिंपल तरीके से सेट के पेपर्स के अंदर, आपको जीआरई के अंदर, आपको नस्ट में, फास्ट में, लम्स में, एचयू टॉप्स में मिल जाएगा क्वेश्चन। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है कि भाई देखो मंडे से लेके फ्राइडे तक के टेम्परेचर्स का जो एवरेज आपको गिवन है, क्या गिवन है? एवरेज। ये 50 आपको क्या गिवन है? एक एवरेज वैल्यू गिवन है। मंडे से लेके फ्राइडे तक के जो दिन है उनके एवरेज गिवन है। एग्जामिनर सिंपल सी बात कर रहा है, कहता है कि भाई देखो अगर तुम्हारे पास लोएस्ट टेम्परेचर जो है इन पांचों दिनों का 45 के बराबर है, तो बताओ मैक्सिमम रेंज किसके बराबर होगी? अब देखो मुझे मंडे टू फ्राइडे का एक 50 एवरेज गिवन है, तो अगर मैं तमाम डेज का सम निकाल लूं, सिंपल तरीके से निकाला जा सकता है। तो भाई हमें मालूम है एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला, आपको एवरेज की वैल्यू गिवन है, इक्वल टू के इस तरफ क्या हो जाएगा? इस तरफ आ जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे एंड ऑब्वियसली देन फ्राइडे, डिवाइडेड बाय 5 का 5, यानी कि मंडे से लेकर फ्राइडे तक जितने भी दिन आते हैं तमाम दिनों का जो टेम्परेचर का सम होगा। अगर मैं सम खाली कैलकुलेट करना चाह रहा हूं तो सिंपल पैटर्न के ऊपर क्या करूंगा? एवरेज को नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेनेसडे प्लस थर्सडे और फ्राइडे तक का सम जो आ जाएगा 50 इंटू 5, 5 5 25 और जीरो का जीरो, 250 के बराबर आ गया। देखो ये 250 क्या नंबर है? ये 250 वो नंबर है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक के जो मेरे दिन आ रहे हैं, इसमें तमाम दिनों के टेम्परेचर का सम क्या आ रहा है? 250 के बराबर आ रहा है। हमने ये काम तो कर लिया। अब देखो मुझे एक बेसिक काम करना है, और बेसिक काम क्या करना है? हमें रेंज निकालनी है। देखो दुनिया मुझसे क्या कह रही है? मुझसे एग्जामिनर कह रहा है रेंज बताओ, रेंज क्या होगी? देखो रेंज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट। रेंज कैसे निकाली जाती है मेरा बेटा? रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है किसके बराबर? रेंज बराबर होती है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। अब देखो, एग्जामिनर ने क्वेश्चन में मुझसे एक बात करी। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो हफ्ते के 5 दिन आ रहे हैं ना, इन हफ्ते के 5 दिनों के अंदर जो लोएस्ट दिन का टेम्परेचर है, लेट सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मंडे वाले दिन सबसे कम गर्मी पड़ी होगी। मंडे वाले दिन सबसे कम गर्मी पड़ी है, तो उस दिन का टेम्परेचर गिवन है कि लोएस्ट टेम्परेचर जो इन 5 दिनों के अंदर है वो 45 डिग्री है। इफ द लोएस्ट वन इज 45, एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई इन 5 दिनों के अंदर मतलब जो लोएस्ट टेम्परेचर आपके पास वो 45 था, हमें ग्रेटेस्ट निकालना है। अब देखो, अगर मुझे ये बात मालूम है कि टोटल तमाम दिनों के टेम्परेचर्स का सम बराबर है किसके? अगर तमाम दिनों के टेम्परेचर्स का सम बराबर है 250 के, तो मुझे इन बाकी के 4 जगहों पे कोई नंबर्स को प्लॉट करना है। अब मैं कैसे प्लॉट करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल लग रहा है भाई। हालांकि है बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट। तो क्या कर सकता हूं मैं? देखो, मैं एक सिंपल सा काम कर सकता हूं। मुझे मालूम है कि भाई अगर 4.5 यानी कि 45 मुझे गिवन है, तो अगर मैं ट्यूसडे वाले दिन भी 45 रख दूं, वेडनेसडे वाले दिन भी 45 रख दूं, थर्सडे वाले दिन भी 45 रख दूं, तो क्या बन गया? 45 45 45 45 इंटू 4 किसके बराबर होगा? सिंपल तरीके से 180 के बराबर बन गया। और अगर आप 180 में से 45 को या 180 180 के अंदर आप 250 में से 180 को माइनस करवाओ, तो आपको फ्राइडे के दिन की वैल्यू आ जाएगी तकरीबन 70 के बराबर। तो आपको ग्रेटेस्ट टेम्परेचर यहां से मिल सकता है। ये क्या काम करा, दोबारा बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी मैंने बात करी है। देखो, क्वेश्चन के अंदर आपको एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास मंडे से लेके फ्राइडे तक के जितने दिन आ रहे हैं ना, उन तमाम दिनों का जो एवरेज टेम्परेचर है वो किसके बराबर है? 50 के बराबर है। यानी कि मुझे ये बात समझ में आती है कि मंडे से लेके फ्राइडे तक जितने भी दिन आ रहे हैं, उन तमाम दिनों में जो एवरेज टेम्परेचर मुझे गिवन है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का, वो 50 के बराबर गिवन है, 50 डिग्री का। आगे एग्जामिनर कहता है कि भाई अगर लोएस्ट वन तुम्हारे पास 45 है, यानी कि इन 5 दिनों में कम गर्मी जो पड़ी है 45 डिग्री की पड़ी है, तो बताओ सिंपल तरीके से रेंज क्या आएगी? अब रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट माइनस लोएस्ट। देखो, मुझे लोएस्ट की वैल्यू तो गिवन है 45, मुझे ग्रेटेस्ट की वैल्यू नहीं गिवन, तो इसका मतलब पहले मुझे किसी तरीके से ग्रेटेस्ट की वैल्यू को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करूं ग्रेटेस्ट की वैल्यू को? दो तरीके। एक तो आसान, सबसे बेहतरीन तरीका क्या है कि भाई आप सबसे पहले, आपको एवरेज गिवन था, आप तमाम पांचों दिन का सम कैलकुलेट कर लो। ये जो मैंने 250 निकाला, ये क्या है? ये पांचों दिनों का सम आ रहा है। देखो, मेरे पास पांचों दिन जो गर्मी पड़ रही थी, चूंकि एवरेज गिवन था, तो मैंने एवरेज को सिंपल नंबर ऑफ टर्म से मल्टीप्लाई करवा के सम निकाल लिया। यानी कि पांचों दिन का जो सम आ रहा है वो 250 के बराबर आ रहा है। सही है ना? अब देखो, अगर अब मैंने अगला काम क्या करा, मैंने अगला काम यहाँ पे 4 दफा 45 क्यों रखा है, समझना बड़ा जरूरी है। देखो, मुझसे एग्जामिनर ने कहा है कि लोएस्ट टेम्परेचर क्या है? 45 है। तो हो सकता है अभी मंडे वाले दिन भी 45 पढ़ाओ, ट्यूसडे को 45 पढ़ाओ, वेडनेसडे को 45 पढ़ाओ, थर्सडे को भी। तो मैंने 4 जगह पे 45 इसलिए कंसीडर करा कि मुझे मालूम है 45 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 180 के बराबर। अब जरूरी नहीं है 4 से मल्टीप्लाई, आप 3 से भी कर सकते हैं। मैं 2 दिन में भी 45 रख सकता था, मैं 3 दिन में भी 45 रख सकता था। मगर चूंकि मुझे बाकी दिनों का टेम्परेचर कोई आइडिया ही नहीं है, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मुझे चूंकि तमाम दिनों का टेम्परेचर चाहिए था, यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या करा, मैंने एज्यूम कर लिया कि भाई लेट सपोज 4 दिन जो टेम्परेचर है 45 है और एक दिन कोई अननोन है। तो मुझे नहीं पता अननोन की कैसे निकाला जाएगा, तो मुझे सबसे ये पता है कि भाई पांचों दिनों के टेम्परेचर का सम क्या है? 250। तो मैं वेरीफाई कर लेता हूं कि भाई मैंने अगर 45 को 4 दिनों पे रखा है, तो ये बराबर हो गया 180 के। तो अगर मैं 250 में से 180 को माइनस करूं तो किसके बराबर आ जाएगा? ये बराबर आ जाएगा 70 के। यहाँ पे आके आ गया 70 आ गया। अब आप इन पांचों को अगर ऐड करो, तो पांचों को ऐड करने पे आपको वापस से 250 ही मिल रहा होगा। 250 क्या चीज है? पांचों दिनों के टेम्परेचर्स का सम है। ये 250 क्या चीज है? पांचों दिनों के टेम्परेचर्स का सम है। यानी कि देखो, एग्जामिनर ने मुझसे कहा कि तुम्हारे पास जो 45 डिग्री है, ये आपके पास क्या है? लोएस्ट टेम्परेचर आ रहा है। तो मैंने लेट सपोज कंसीडर कर लिया कि 4 दिन मेरे पास 45 डिग्री का टेम्परेचर पड़ रहा है और एक दिन कोई अननोन टेम्परेचर है। तो अननोन टेम्परेचर निकालने के लिए मैंने टोटल पांचों दिन के टेम्परेचर का जो सम था, उसमें से 45 45 45 यानी कि 180 को माइनस करवाया, तो वो वैल्यू आ गई 70 के बराबर। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे यानी कि ग्रेटेस्ट टेम्परेचर मिल गया 70, तो 70 माइनस का 45 करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 70 माइनस का 45 किसके बराबर होगा? 25 के बराबर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे खुद कुछ चीजों को एज्यूम करना है। पेपर में कुछ भी नहीं गिवन होगा, पेपर में सिर्फ 3 लाइनें गिवन होकर आ रही थी। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, कोई परेशानी की बात नहीं है। दोबारा क्वेश्चन को पहले एब्जॉर्ब करो। एग्जामिनर ने तुम्हें लोएस्ट टेम्परेचर बताया हुआ, एग्जामिनर ने तुम्हें ये थोड़ी बताया कि टेम्परेचर सिर्फ एक दिन का है, 2 दिन का है। तुम खुद कंसीडर कर सकते हो कि अगर 5 दिन आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है तुम्हारे पास पांचों दिन का टेम्परेचर अननोन है। तो हमने सबसे पहले तभी पांचों दिन के टेम्परेचर का सम निकाल लिया। मैंने क्या कर लिया? पांचों दिन के टेम्परेचर का सम निकाल लिया, जो कि बराबर आ गया 250 के। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि भाई 250 अगर 5 दिन के टेम्परेचर का सम आ रहा है, तो अगर 250 डिवाइड बाय 5 भी करो, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो आंसर है, यानी कि 4 दिन जो आपका एवरेज होगा वो 45 45 50 के बराबर का आ रहा है। इसीलिए मैंने जो लोएस्ट टेम्परेचर था वो 4 दिन के ऊपर प्लॉट
प्लॉट कर दिया। और अब एक जो फाइनल दिन का टेम्परेचर था, ज्यादा टेम्परेचर था, उसको कैसे निकाला कि भाई जो भी मेरे पास इन 4 दिन का टेम्परेचर का सम बन रहा था उसको मैंने 250 में से माइनस करवा दिया। तो मेरे पास एक वाहिद जो बड़े दिन का टेम्परेचर था, इसमें सबसे ज्यादा हीट अप हो रहा था हमारा मौसम, उसका मैंने वैल्यू निकाली जो 70 के बराबर आ गई। जब ये वैल्यू 70 के बराबर आ गई तो हमने सिंपल 70 माइनस 45 कर दिया, जो कि रेंज का फॉर्मूला होता है, इट इज ग्रेटेस्ट टेम्परेचर माइनस लोएस्ट को हमने फॉलो अप किया और मेरे पास सिंपल तरीके से 25 की वैल्यू आ गई, यानी कि रेंज की वैल्यू आ गई। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन को एक दफा देखो, समझो मैंने क्या वर्किंग करी, फिर मुझे बताओ बात पल्ले पड़ती कि नहीं पड़ती। जल्दी से क्वेश्चन को एक दफा देखो, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले एक दफा देखो, खुद से एक दफा क्वेश्चन की वर्किंग को देखो जो मैंने करी है, फिर मुझे बताओ बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती, बात समझ में आती है कि नहीं आती, बात पल्ले पड़ती है कि नहीं पड़ती। जल्दी से मुझे मेरा प्यारा बेटा बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है सपोज m इज द मीडियन, सपोज m इज द मीडियन ऑफ द 9 नंबर्स व्हिच आर 27, 33, 16, 18, 8, 16, 29, 16 एंड m। अब देखो आपसे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये 9 के करीब नंबर्स आ रहे हैं, इनका मीडियन बताओ क्या होगा। इनका क्या बताना है, मीडियन को बताना है, मीडियन क्या होगा। ऑप्शंस दिखा देता हूं, ऑप्शंस क्या गिवन है। ऑप्शंस गिवन है 16, 17, 18, ऑप्शन नंबर 1 ओनली, ऑप्शन नंबर 2 या ऑप्शन नंबर 3 या 1, 2 एंड 3। अब देखो आंसर क्या होगा। मीडियन कहते हैं किसे हैं, मिडिल वैल्यू को। जरा गौर से बात समझिएगा। देखो मेरे पास सबसे पहले जो डेटा गिवन है, अभी ये डेटा अरेंज नहीं हुआ हुआ। मीडियन फाइंड करने के लिए हमेशा आप अपने डेटा को असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर या डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, या आसान भाषा में आप लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऊपर अरेंज करते हो। देखो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या आ रहा है, सबसे छोटा नंबर 8 आ रहा है, तो सबसे पहले मैंने 8 को लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, उसके बाद देखो 8 लिख दिया मैंने। उसके बाद 16 आ रहा है, 16 3 दफा आ रहा है, 16, 16 और फिर 16, 16 कितनी दफा आ रहा है, 3 दफा, 1 2 3 लिख दिया। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, उसके बाद मेरे पास आ रहा है, अच्छा फिर मेरे पास m आ सकता है, क्योंकि मुझे नहीं पता m किसके बराबर है। जो मुझे क्वेश्चन के अंदर ऑप्शंस गिवन है वो 16, 17, 18 गिवन है, इसका मतलब m की वैल्यू 16, 17, 18 में से कुछ हो सकती है। तो मैंने इसलिए m को बीच में लिख दिया, क्योंकि उसके बाद 27 या 33 था, तो इतना लेट नहीं लेके जा सकते थे। तो उसके बाद कौन सा नंबर होगा, 27 हो गया। उसके बाद कौन सा होगा, 29 हो गया। और फिर मेरे पास 33 आ गया। सारे नंबर्स को लिख दिया। एक बार गिन भी लो कि 9 नंबर ही बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे नंबर लिखे हैं मैंने, 27, 29, अच्छा 18 भूल गया मैं, सॉरी 18 मैं भूल गया। 18 भी लिखा जाएगा ना, 18। आगे क्या है, आगे आपके पास 27 है, देन 29 है, देन 33 है। सही है ना, 9 नंबर पूरे हो गए। देखो सबसे पहला काम क्या करा आपने, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर सीक्वेंस आपको गिवन है, उसको आपने एक प्रॉपर पैटर्न के ऊपर लिख दिया, लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऊपर। अब एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर आपसे कह रहा है बताइए m की वैल्यू किसके बराबर होगी। ये जो बीच में m आ रहा है ना, आपको बताना है इसकी वैल्यू किसके बराबर है, यानी कि मीडियन की वैल्यू। क्योंकि m क्या है, मेरा मीडियन है। क्योंकि मीडियन देखो होता ही क्या है, मीडियन कहते हैं आपकी मिडिल वैल्यू को। देखो अगर टोटल ये 9 वैल्यूज बन रही है तो बीच की वैल्यू कौन सी है, m है। तो बेसिकली मुझे इस m की वैल्यू को फाइंड करना है। इधर भी 4 टर्म्स है, इधर भी 4 टर्म्स है, यानी कि टोटल 9 टर्म्स है। तो मिडिल वैल्यू क्या है मेरी, मीडियन होगा m। तो एग्जामिनर कह रहे हैं बताओ इस m की वैल्यू किसके बराबर होगी। देखो आपने सबसे पहला काम ही क्या करा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना लिटरली बहुत आसान है। जब ये क्वेश्चन आईबीएम में आया था ना, तो बच्चे वापस आके पता है कह रहे सर बहुत मुश्किल क्वेश्चन आ गया था। अरे क्या मुश्किल है इसके अंदर, जरा कॉन्सेप्ट समझो। आपने सबसे पहला काम क्या करा, अपने सीक्वेंस को प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया, प्रॉपर पैटर्न के ऊपर, असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर, ग्रेटेस्ट लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऊपर। सही है ना। उसके बाद देखो अब आपसे एग्जामिनर कह रहे हैं m की वैल्यू बताओ। मेरे प्यारा बेटा, अच्छा एक चीज हो सकता है किसी बच्चे के जहन में कंफ्यूजन हो, सर ये एम बीच में क्यों आया, सर हमें कैसे पता कि एम मीडियन कैसे आया। देखो दो चीजों से पता चल सकता है, एक तो ये कि यार एम आपको मीडियन गिवन है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और दूसरी बात, अगर आप इसको गौर से देखो, अगर आपको एम की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको जो आंसर्स गिवन है कौन कौन से गिवन है, 16, 17 और 18 ही गिवन है। तो जाहिर सी बात है 16 के बाद और 18 से पहले ही आ रहे होंगे, नॉर्मल सी चीज है। अब एम की वैल्यू क्या हो सकती है, देखो एग्जामिनर मुझसे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 16 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 18। इन ऑप्शन में क्या आंसर होगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल कॉन्सेप्ट पूछूं, देखो मीडियन होता क्या है, मीडियन कहते हैं मिडिल वैल्यू को। अब m की जगह के ऊपर जाहिर सी बात है मैं कोई भी वैल्यू रखूंगा, वो वैल्यू या तो 16 के बराबर होगी या तो 16 से बड़ी होगी, है ना भैया। m की वैल्यू या तो 16 के बराबर होगी या 16 से बड़ी होगी। सिमिलरली या तो ये 18 के बराबर होगी या फिर 18 से क्या होगी, छोटी होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है देखो 16 3 दफा आ रहा है तो 4 दफा भी आ सकता है। इसी तरीके से 17 नहीं है, 17 भी आ सकता है m की जगह के ऊपर। 18 अगर एक दफा आ रहा है 2 दफा भी आ सकता है, क्योंकि हम मीडियन को फाइंड कर रहे हैं। वी आर नॉट फाइंडिंग दी मॉड। वो मॉड के अंदर होता है कि भैया मोस्ट रिपीटेटिव टर्म हमारा आंसर होती है, मॉड के अंदर वो होता है। यहाँ पे हम क्या फाइंड कर रहे हैं, मीडियन। तो मीडियन के अंदर अगर आपने सीक्वेंस के अंदर क्वेश्चन को अरेंज कर दिया, सीक्वेंस के अंदर अगर आपने अपनी प्रॉपर सीक्वेंस को आपने एक असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर अरेंज कर दिया, तो आपके पास जो मिडिल वैल्यू होती है वो आपका आंसर होता है। अब मिडिल वैल्यू
वैल्यू देखो 16 और 18 के दरमियान आ रही है, तो 16 भी आंसर हो सकता है, 18 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। इसीलिए देखो मुझे क्वेश्चन के ऑप्शन में 16 भी गिवन था, 17 भी गिवन था, 18 भी गिवन था। तो भाई 16 भी तो आंसर हो सकता है ना। अगर 16 तीन दफा पहले आ रहा है तो चौथी दफा भी आ सकता है। 17 गायब है, 17 भी आ सकता है। 18 एक दफा आ रहा है, एक और दफा भी आ सकता है। तो हमें नहीं पता क्या आंसर होगा, तीनों में तीनों ही ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। आंसर क्या हो सकते हैं, कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। दैट वाज द रीजन कि क्वेश्चन क्या है, सॉल्व हो गया। मुझे बताओ क्या मसले की बात है। देखो आपको इस क्वेश्चन में खाली मुश्किल चीज क्या आती है कि आपको एक सीक्वेंस गिवन था, आपको एक पर्टिकुलर टर्म्स गिवन है। अब सबसे पहला काम ही क्या होता है, हमेशा मीडियन का अगर क्वेश्चन है तो अरेंज करवाना असल काम है। अरेंज करवा लिया तो फिर तो क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व हो जाएगा ना। मिडिल टर्म आपका आंसर होती है, क्योंकि मिडिल टर्म एम आ रही थी और एम की वैल्यू नहीं गिवन, तो एम की वैल्यू कैसे निकाली हम लोगों ने कि भाई एम चूंकि 16 और 18 के दरमियान आ रहा है, तो इन तीनों में से कोई भी वैल्यू हो सकता है। 16 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है। बात पल्ले पड़ती है मेरे प्यारा बेटा। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अक्सर बच्चे एक तो ऐसे क्वेश्चंस को देख के बड़ा परेशान हो जाते हैं। बेटा ये क्वेश्चन आईबीए में, नस्ट में, फास्ट में, लम्स में, एचयू टॉप्स के अंदर, जीआरई साइट के ऊपर इस तरह के क्वेश्चंस बेतहाशा आए हुए होते हैं। अब ये थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन को देख के जो हमारे शागिर्द होते हैं ना, हमारे मासूम से बच्चे होते हैं, परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं यार थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहा है, पता नहीं बहुत डिफिकल्ट होगा। हालांकि यकीन मानिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन सबसे आसान होता है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कहता है द मीन हाइट ऑफ ऑल द फीमेल स्टूडेंट इन द फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ अ कॉलेज इज 160 सेंटीमीटर। ओके, द मीन हाइट ऑफ ऑल द फीमेल स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ अ कॉलेज इज 160 सेंटीमीटर। यानी कि एक एवरेज हाइट जो फर्स्ट ईयर की खवातीन की है वो किसके बराबर है, 160 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, आगे कहते हैं एंड द मीन हाइट ऑफ ऑल द मेल स्टूडेंट्स इज 170 सेंटीमीटर। यानी कि जो मेल स्टूडेंट्स हैं उनकी जो हाइट है वो तकरीबन 170 सेंटीमीटर के बराबर है, एवरेज हाइट। Which of the following must be true about the mean height in the combined group of male and female students in the class? सिंपल सी बात कर दी, मुझे बताओ इसमें क्या मसला है। हाँ भाई, अगर ये बच्चा कोई क्वेश्चन छोड़ के आ जाए ना, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास फीमेल स्टूडेंट्स की जो मीन हाइट है वो 160 के बराबर है और मेल स्टूडेंट्स की जो हाइट है 170 के बराबर है फर्स्ट ईयर के अंदर, सही है ना भैया। एग्जामिनर कह रहा है बताइए कंबाइंड हाइट किसके बराबर होगी। तो जाहिर सी बात है जो कंबाइंड हाइट होगी उस क्लास के बच्चों की, वो जाहिर सी बात है अगर छोटी हाइट 160 है, यानी कि खवातीन के अंदर सबसे छोटी हाइट है वो 160 के बराबर है और मर्दों की जो एवरेज हाइट है, जो बड़ी हाइट है वो 170 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है जो एवरेज हाइट होगी टोटल दोनों ग्रुप्स की, वो क्या होगी, वो 160 या 160 से बड़ी होगी और वो छोटी होगी या बराबर होगी तकरीबन 170 के। यानी कि जो मेरी हाइट होगी वो बेसिकली 160 और 170 के दरमियान में घूम रही होगी। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। बच्चों की तरह सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पेपर में बहुत आया हुआ है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, 2 सेकंड का क्वेश्चन है भाई, चुटकी बजा के सॉल्व हो सकता है अगर हमने तरीके से सॉल्व किया। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक सेट ए है और सेट ए की टर्म्स आ रही हैं जे के एल एम एन पी, सही है ना। एग्जामिनर ने क्या कहा, तुम्हारे पास एक सेट ए है और सेट ए की जो वैल्यूज आ रही हैं ये आ रही है जे के एल एम एन पी। आगे कहता है इफ जे is smaller than k and k is smaller than l and l is smaller than m and m is smaller than n and n is smaller than p and the median of set a is equal to 0, which of the following condition must be true। अब देखो एग्जामिनर ने बड़े मजे की बात करी। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को यहीं तक छोड़ दो। क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो सेट ए है और सेट ए की टर्म्स क्या क्या आ रही हैं। सेट ए की टर्म्स मेरे पास आ रही हैं, एक आ रही है जे, फिर आ गई के, फिर आ गई एल, फिर आ गई एम, फिर आ गई एन, फिर आ गई पी। टोटल कितनी टर्म्स हो गई, टोटल टर्म्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। तो मीडियन क्या होता है मेरा बेटा, मीडियन कहते हैं अगर इवन टर्म्स आ रही होती हैं तो बीच की जो दोनों वैल्यूज होती हैं उन दोनों वैल्यूज का आप सम लेते हो, डिवाइड डिवीजन में 2 आ जाता है, ये बराबर होता है किसके, मीडियन के, सही है ना। अब एग्जामिनर ने आपसे क्या कह दिया कि मीडियन जो है इस क्वेश्चन को किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। यानी कि आसान भाषा में l प्लस एम डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो और आसान भाषा में तो 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब l प्लस एम की वैल्यू 0 के बराबर है। अभी तक मैंने ऑप्शन नहीं पढ़े क्या सही है क्या गलत है क्या फाइंड करना है। अभी तक जो मुझे सिंपल बात करी हुई थी मैंने उस सिंपल बात पे सिंप्लीफिकेशन कर ली कि देखो एग्जामिनर ने आपको एक सेट ऑफ टर्म्स गिवन थी और आपसे एग्जामिनर ने क्या बोला कि मीडियन 0 के बराबर है। तो देखो चूंकि मेरे पास यहाँ पे 6 टर्म्स गिवन है, तो 6 टर्म्स, 6 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। तो भाई इवन नंबर के अंदर जो बीच की दो वैल्यूज होती हैं उनको आप ऐड करवाते हो, ऐड करवा के डिवाइड करवाते हो, सिंपल तरीके से मीडियन के बराबर होता है। तो यानी कि बीच की दोनों टर्म्स का सम लेने के बाद डिवीजन में 0, डिवीजन में 2 इक्वल टू मीडियन। तो चूंकि मीडियन की वैल्यू 0 के बराबर गिवन तो मेरे पास डायरेक्टली एल प्लस एम की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के बराबर आ गई। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड करके बताओ इनमें से कौन सी वैल्यू ट्रू है।
द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ द सेट इज जीरो। नहीं, ऑप्शन नंबर वन कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि हमें इस बारे में कोई कंडीशन ही नहीं गिवन कि भाई तमाम वैल्यूज का प्रोडक्ट जीरो के बराबर है, ऐसा में कुछ भी नहीं गिवन, तो ये करेक्ट नहीं है। अच्छा, द सम ऑफ एल एंड एम इज इक्वल टू जीरो, बिल्कुल सही बात है, हमने मीडियन की पार्ट को सिंप्लीफाई करा तो एल और एम का जो सम है वो जीरो के बराबर है, बिल्कुल सही कह रहा है। द सम ऑफ ऑल द मेंबर्स इन द सेट इज ग्रेटर देन जे एंड लेस देन पी, यानी कि तमाम वैल्यूज का जो सम है वो जे से बड़ा और पी से छोटा हो। ये भी सही हो सकती है मगर नहीं, करेक्ट नहीं होगी। सम ऑफ ऑल दी मेंबर्स कह रहे हैं, सम यानी कि तमाम वैल्यूज का जो सम आएगा वो जे से बड़ा और पी से छोटा। आपको तो पता ही नहीं है कि इन वैल्यूज का सम क्या होगा, तो हम ये कह ही नहीं सकते कि सही है गलत है, इसलिए ये भी करेक्ट नहीं होगी स्टेटमेंट। तो खाली जो स्टेटमेंट यहाँ पे सही है वो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ये तीसरी स्टेटमेंट क्यों नहीं सही, क्योंकि देखो एग्जामिनर अगर सिंपल नंबर्स कहता तो मैं एज्यूम कर लेता, यहाँ पे एग्जामिनर कह रहे हैं सम ऑफ ऑल दी मेंबर्स, सम ऑफ ऑल दी टर्म्स जो गिवन है ना आपको, जे प्लस के प्लस एम, यानी कि इन तमाम टर्म्स का सम ये बेसिकली जे से बड़ा और पी से छोटा हो। ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है भैया, ऐसा हो ही नहीं सकता मेरे पास, क्योंकि जाहिर सी बात है ना, पी सबसे बड़ा है, फिर एन बड़ा है, फिर एम बड़ा है, फिर एल बड़ा है, फिर के बड़ा है, फिर जे बड़ा है, तो ये तो वैसे ही गलत है स्टेटमेंट। क्योंकि अगर तमाम टर्म्स का मैं सम निकालूंगा तो भाई ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो जे से बड़ा हो और पी से छोटा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा, तो इसका मतलब तीसरी स्टेटमेंट भी गलत गिवन है। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर देखते हैं क्या कह रहा है। अच्छा तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है, जो बहुत दफा पेपर के अंदर आया आईबीएस साइड पे, और अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 को मार्क कर लीजिए। मैं हर क्लास में कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताता हूं, दे आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास का जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26 है, क्योंकि है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, है बड़े मजे का क्वेश्चन। एग्जामिनर की पहले बात समझते हैं, एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर कह रहा है थ्री पॉजिटिव इंटीजर्स ए बी एंड सी आर सच दैट देयर एवरेज इज 20 एंड कंडीशन आगे गिवन है कि a इज लेसर देन इक्वल टू b एंड b इज लेसर देन इक्वल टू c इफ द मीडियन इज a प्लस 11, व्हाट इज द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ c। अब क्वेश्चन को पहले समझते हैं, क्वेश्चन में बात क्या करी हुई है। देखो क्वेश्चन के अंदर तीन पॉजिटिव इंटीजर्स का जिक्र हुआ है। वी नो दिस थिंग, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, जीरो से बड़े नंबर, जीरो इज अ नॉर्मल इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स में नेगेटिव 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 आ जाता है। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या है, प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 एंड सो ऑन, ब्ला 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 ब्ला। सही है ना भैया। एग्जामिनर देखो मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर मुझसे कहता है कि तीन पॉजिटिव इंटीजर्स है मेरे पास जिनका एवरेज 20 के बराबर है, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, ये तीन पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनका जो एवरेज था वो 20 था। तो अगर मुझे इनका सम निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा। सर ये कैसे कर दिया आपने? भाई आई होप ये बात अब सबको समझ में आ जानी चाहिए कि भाई अगर मुझे तीन टर्म्स गिवन है, ए बी और सी, इनका एवरेज अगर मुझे गिवन है 20 के बराबर, तो भाई इनका अगर मुझे सम निकालना है तो एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया ना भाई। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज इज इक्वल टू जो भी इन टर्म्स का सम होगा, सम क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, क्योंकि तीन टर्म्स टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी। 3 यहाँ पे डिवाइड हो रहे हैं, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या आ गई मेरे पास, एक इक्वेशन आ गई। यानी कि इन तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स का सम किसके बराबर आ गया, 60 के बराबर आ गया। इस कंडीशन को मैं अपने पास मार्क करके समझ लेता हूँ, सही है ना। इस कंडीशन को मैं सिर्फ अपने पास मार्क कर लेता हूँ, इसको कहीं आगे यूज कर रहे होंगे। ओके, आगे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि इफ द मीडियन इज a प्लस 11, यानी कि इन तीनों टर्म्स का मीडियन किसके बराबर है, ये बराबर है a प्लस 11 के। अब जरा बात समझो, एक और कंडीशन जो इस क्वेश्चन में गिवन है, जो इस क्वेश्चन को मजीद इंटरेस्टिंग बनाती है, वो क्या है कि भाई इन तीनों टर्म्स का जो मीडियन गिवन है। अब देखो मीडियन क्या होता है, मीडियन कहलाता है मिडल वैल्यू, और मीडियन की वैल्यू आपको किसके बराबर गिवन है, a प्लस 11 के बराबर। मीडियन हमारे पास क्या होता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, मीडियन हमारे पास होता है मिडल वैल्यू, यानी कि आसान भाषा में इस क्वेश्चन में आपको b की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, a प्लस 11 के बराबर। एग्जामिनर ने जानबूझ के आपसे ये नहीं कहा कि b की वैल्यू a प्लस 11 है, उसने बोला कि भाई तीन टर्म्स हैं उनका मीडियन a प्लस 11 के बराबर है। अब जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होगा मीडियन का, वही इसको फिगर आउट कर सकता है कि b की वैल्यू किसके बराबर है, a प्लस 11 के बराबर है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कि हमारे पास सिंपल तरीके से मीडियन की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a प्लस 11 के बराबर आ गई, सिंपल इज दैट। आगे एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, आगे मुझसे कहता है बताइए लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी क्या होगी। तो अब किस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो जाहिर सी बात है मुझे ए भी फाइंड आउट करना है, बी भी करना है, सी भी करना है। अच्छा क्वेश्चन में एक कंडीशन और गिवन है, डेट इज कि ए आपके पास बराबर है या छोटा है बी से, बी बराबर है या छोटा है सी से। इस कंडीशन को भी वक्त आने पे यूटिलाइज करेंगे, मगर अभी के लिए आपने सबसे पहले इन दो कंडीशंस को देख लिया। अब देखो, अब क्वेश्चन को फर्दर सिंप्लीफाई करने का एक आसान तरीका ये है कि मुझे जो बी की वैल्यू मिल रही है, इस बी की वैल्यू को मैं इक्वेशन में उठा के प्लॉट करवा देता हूं, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा a का a प्लस का साइन b की जगह पे क्या आ जाएगा, a प्लस का 11 इक्वल टू के बाद आगे सॉरी प्लस का c एज इट इज, फिर इक्वल टू के बाद 60 का 60। तो भाई b की वैल्यू जो a प्लस 11 गिवन थी
इसको मैंने अपने क्वेश्चन फिगर आउट कर दिया, प्लॉट कर दिया। तो क्या हो जाएगा भैया, a प्लस ए 2a हो गया, प्लस का 11 प्लस का c इक्वल टू के बाद 60 का 60। चूंकि मुझे c की वैल्यू यहां से चाहिए, c की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 60 माइनस का 2a माइनस के 11 के बराबर। ये मेरे पास यहां से क्या आ गई, c की वैल्यू आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसको कर दूं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 में से 11 को माइनस करूंगा तो इट विल बिकम 49 माइनस का 2a। तो यहां से मेरे पास c की वैल्यू आ गई। ये कौन सी वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। देखो अभी तक क्या काम करा, आपको क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन है। एक गिवन थी आपको एवरेज वाली, वहां से आपने सम निकाल लिया। जो एवरेज वाली कंडीशन गिवन थी, मैंने यहां से क्या कर लिया, अपना सम कैलकुलेट कर लिया। और दूसरी जो मुझे मीडियन वाली कंडीशन गिवन थी, वहां से मैंने एक b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। इस b की वैल्यू को उठा के मैंने अपने इस एवरेज वाली इक्वेशन में प्लॉट करा सम की जगह के ऊपर, तो मेरे पास सिंपल तरीके से c की वैल्यू आ गई। अब क्या करें, अब परेशान बैठे हुए हैं। देखो क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन गिवन है कि a बराबर है या छोटा है b से, b बराबर है या छोटा है किससे, c से। तो भाई यहां तक की बात तो हम लोगों ने समझ ली कि हमारे पास सबसे पहले इस क्वेश्चन में दो कंडीशंस गिवन थी। एक कंडीशन गिवन थी हमें एवरेज की यानी कि मीन की, तो वहां से हम लोगों ने सम निकाल लिया तीनों टर्म्स का, तीनों पॉजिटिव इंटीजर का 60 के बराबर। दूसरी कंडीशन गिवन थी मीडियन की, तो वहां से हमने b की वैल्यू निकाल ली, दोनों को आपस में सब्स्टिट्यूट करवाया तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई। अब तीसरी कंडीशन पर वर्किंग करेंगे। तीसरी कंडीशन देखो मुझे क्या गिवन है कि a की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू है b के, और b की वैल्यू लेसर देन इक्वल टू है c के। सही है ना भैया, ये मुझे तीसरी कंडीशन गिवन है। अब मैं इस कंडीशन के ऊपर वर्किंग कैसे कर सकता हूं कि देखो मुझे मालूम है कि एग्जामिनर ने कहा है तीनों आपस के अंदर क्या है, लेसर देन इक्वल टू, यानी कि b किसके बराबर है, b लेसर देन इक्वल टू c है। b लेसर देन इक्वल टू c है। तो देखो b की इक्वेशन मुझे गिवन है क्या, a प्लस 11, और c की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, 49 माइनस 2 a के बराबर। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको यहाँ पे डाल के। b की वैल्यू क्या आ जाएगी, b की वैल्यू आ गई a प्लस 11 के बराबर, लेसर देन इक्वल टू c की वैल्यू किसके बराबर है, 49 माइनस के 2a के बराबर। वो तमाम बच्चे जो अगर पहली बार लेक्चर्स को देख रहे हैं, उन्हें नहीं आइडिया, तो भाई मैंने इन इक्वालिटीज को बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। आप सिंपल यूट्यूब पे जाके लिखें इन इक्वालिटीज बाय मैथफ्लिक्स, इन इक्वालिटीज बाय हाशिम से, आपको वो वीडियो आ जाएगी। उसमें मैंने तमाम आईबीए के लम्स के पास पेपर से क्वेश्चन सॉल्व करवाया हुआ ऑलरेडी। तो भैया इन इक्वालिटीज को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है। सिंपल तरीके से इक्वल टू की तरह हम कंसीडर कर रहे होते हैं। तो भाई एक जैसी टर्म्स को एक साइड पे कर देंगे, माइनस का 2 है, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 2 है। तो क्या बन जाएगा, ये हो गया a प्लस का 2 है इक्वल टू, यहाँ पे लेसर देन इक्वल टू का साइन एज इट इज, 49 का 49 एज इट इज। ये पॉजिटिव का 11 जब इस तरफ आएगा तो क्या बन जाएगा, नेगेटिव का 11। तो a प्लस 2a किसके बराबर होता है, 3 के बराबर होता है। लेसर देन इक्वल टू का सिंबल, 49 माइनस का 11 क्या हो गया, 38 हो गया। अब मुझे चूंकि यहां से a की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू निकालने के लिए जाहिर सी बात है क्या करेंगे, जाहिर सी बात है यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 38 डिवाइडेड बाय 3 हो गया। अब देखो 38 डिवाइडेड बाय अगर मैं 3 करता हूं तो 38 अंदर गया, 3 आ गया बाहर, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 3 12 जार 36 होता है सबसे छोटा नंबर। 38 तो 3 के टेबल में नहीं आएगा, उससे छोटा नंबर कौन सा आ सकता है, 36। क्या चीज बच गई, 2 बच गया। तो ये अगर मैं इसको होल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहूं तो होल फ्रैक्शन की फॉर्म में a की वैल्यू क्या आ सकती है, a की वैल्यू होल फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी 12 इंटू और 2 डिवाइडेड बाय 3 के बराबर। होल फ्रैक्शन की फॉर्म में मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। बचपन में होल फ्रैक्शन फॉर्म पढ़ी होगी ना आप लोगों ने। होल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर हमने इस टर्म को लिख दिया कि देखो जो आंसर आ रहा है, जो जो चीज आपने डिविजिबल होती है, जिसके ऊपर टेबल पढ़ा जाता है वो ऊपर लिखा जाता है, जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर आता है, और जिस चीज से डिवाइड करवा रहे हो तो नीचे आ जाता है। अब देखो a की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, मगर इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में लफ्ज क्या आ रहा था, पॉजिटिव इंटीजर्स का। बेटा इंटीजर एक ऐसा नंबर होता है जो प्रॉपर नंबर हो। इंटीजर्स के अंदर कभी भी डेसिमल बेस नंबर्स काउंट नहीं होते, तो इसीलिए हम 2 डिवाइडेड बाई 3 को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। a की वैल्यू को डायरेक्टली 12 कंसीडर कर लिया जाएगा, सिंस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इंटीजर्स हैं a b और c। a b और c के बारे में चूंकि आपको क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये इंटीजर्स हैं, दे आर नॉट द नॉर्मल नंबर्स, तो इंटीजर्स के अंदर कभी भी डेसिमल प्लेस नंबर्स काउंट नहीं होते, इसीलिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। यानी कि मैं इस 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 जो वैल्यू है इसको राउंड ऑफ करवा दूंगा किसके ऊपर, 12 के बराबर, क्योंकि a की वैल्यू क्या है, 12 से छोटी या उसके बराबर है। 12 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 के बराबर है या उससे छोटी है, तो हमने कंसीडर कर लिया 12 उसके करीब तरीन का अप्रोक्सीमेटली जो इंटीजर है उसके बराबर हमने कंसीडर कर लिया। a की वैल्यू 12 आ गई। अब जब a की वैल्यू 12 आ गई तो आप सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, कि भाई सिंपल तरीके से a की वैल्यू को उठा के यहाँ पे प्लॉट कर दो b इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी किसके बराबर, b की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी 12 प्लस के 11 के बराबर। 12 प्लस का 11 क्या हो जाएगा, b की वैल्यू हो जाएगी 23 के बराबर। इस तरीके से a भी आ गया मेरे पास, b भी आ गया। अब आप सिंपल तरीके से चाहे तो इसको इस क्वेश्चन के जरिए सॉल्व कर लें, चाहे तो इस इक्वेशन के जरिए सॉल्व कर लें। दोनों इक्वेशन में से किसी में प्लॉट करोगे आंसर आ जाएगा। कैसे, कि भाई सिंपल तरीके से मैं अगर इस इक्वेशन के जरिए सॉल्व करूं तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 49 माइनस का 2a। a क्या आया, a आया 12 के बराबर, तो क्या बन गया आएगा, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू 49 माइनस का 12 टू 24 49 माइनस 24 किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है हमारे पास सिंपल तरीके से 25 के बराबर आ रहा
रहा होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। 24 में से 49 को माइनस करूंगा तो क्या आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 25 के बराबर। तो सी की वैल्यू क्या आ गई, 25 के बराबर। नहीं तो अगर इसको वेरीफाई करने के लिए इस कंडीशन पे चेक करने जाते हैं, इस पे भी सॉल्व कर लें कि तीनों इंटीजर्स का सम 60 के बराबर होना चाहिए। तो भाई देखो, ए की वैल्यू अगर मेरे पास 12 के बराबर है, बी की वैल्यू अगर 23 के बराबर है, और अगर इन तीनों का सम 60 के बराबर है, तो यहाँ पे मैं ऐसा कौन सा नंबर रखूं जो सी की वैल्यू हो, ऐसा कौन सा नंबर मैं यहाँ पे रखूं कि 60 बन जाए, तो जाहिर सी बात है वो 25 ही होगा। तो इस तरीके से भी 25 वेरीफाई कर रहा है, क्योंकि तीनों टर्म्स का सम जो आ रहा है 60 के बराबर आ रहा है, इसीलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, 25 होगा। दोबारा समझ लीजिए इस क्वेश्चन को, किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको तीन कंडीशंस दी हुई है। एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि भैया आपके पास इंटीजर है ए बी और सी, आपको सी की वैल्यू को फाइंड करना था। तो जाहिर सी बात है भाई, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कंडीशन जो इस क्वेश्चन में गिवन थी, वो हमें गिवन थी तीनों टर्म्स का एवरेज गिवन थी, तो हमने इन तीनों टर्म्स का सम निकाल लिया, 60 के बराबर आ गया। दूसरी कंडीशन इस क्वेश्चन में गिवन थी कि भाई मीडियन गिवन है तीनों टर्म्स का। मीडियन क्या होता है, बीच वाली वैल्यू, यानी कि क्वेश्चन में आपको बी की वैल्यू गिवन है किसके बराबर, ए प्लस 11 के बराबर। तो हमने इन दोनों कंडीशन को आपस में सिंप्लीफाई करा, तो मेरे पास यहाँ पे सिंप्लीफाई करने पे सी की वैल्यू आ गई सबसे पहले। अब तीसरी कंडीशन को देखो, तीसरी कंडीशन में एग्जामिनर ने कहा हुआ है कि ए की वैल्यू या तो बी से छोटी है, बी के बराबर है, और बी की वैल्यू या तो सी से छोटी है, उसके बराबर है। तो हमने बी और सी वाली कंडीशन को यूटिलाइज करा, इनइक्वालिटी है। इनइक्वालिटी हमेशा सिंप्लीफाई होती है सिंपल वे के अंदर। आप इनइक्वालिटी को इक्वल टू की तरह ही लेके चल रहे होते हो आखिर तक, है ना, आखिर में जाके इक्वल टू को लगा रहे होते हो। तो भाई देखो, इनइक्वालिटी नॉर्मली इक्वल टू के ऊपर ही कंसीडर कर रहे होते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड ना करवाओ, एक अलग कॉन्सेप्ट है। इनइक्वालिटी को जाकर डिटेल में समझना चाहो तो मैंने आपको लिंक बता दिया है कि इनइक्वालिटी, अब जाके यूट्यूब पे लिखो भाई हाशिम से, आपके पास कंप्लीट लेक्चर आ जाएगा इनइक्वालिटी का भी। मगर फिलहाल के लिए इस क्वेश्चन को कंसीडर करने के लिए आपको इतना बता देता हूं कि इनइक्वालिटी सिंपल इक्वल टू के तरह ही सॉल्व हो रही होती है, सिवाय एक कंडीशन के, अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करो उस सूरत में इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो रहा होता है। अदरवाइज नॉर्मल वे में सॉल्व कर रहे होते हैं। कैसे सॉल्व कर रहे होते हैं, देखो आपके पास सिंपल तरीके से वैल्यू आई, आपने बी के अंदर बी की वैल्यू को डाला, सी में सी की वैल्यू डाला, सिंप्लीफिकेशन करी, आपके पास ए की वैल्यू क्या आ गई, लेसर देन इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाय 3। 38 डिवाइडेड बाय 3 का जब आपने डिवीजन लिया तो आपके पास आंसर क्या बन रहा है, 38 डिवाइडेड बाय 3 का मेरा बेटा डिवीजन जो आपके पास आ रहा होगा ना, ये आ रहा होगा 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 होल फ्रैक्शन फॉर्म के अंदर। अब एक चीज ध्यान में रखो, क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा हुआ है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, ए भी इंटीजर है, बी बी सी बी, तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स है। इंटीजर्स कैन नेवर बी रिटन इन दी फ्रैक्शनल फॉर्म, इंटीजर्स कैन नेवर कम इन दी डेसिमल प्लेस फॉर्म। तो हमने क्या करना है भैया, इसका मतलब कि ए की ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो अब ये ए की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या बन जाएगी, तो इससे पहले का जो पॉजिटिव इंटीजर होगा, इससे पहले का पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, 12 इंटू 2 डिवाइड बाय 3 से पहले का पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, ये होगा 12 के बराबर। इसीलिए ए की वैल्यू को हमने 12 के बराबर कंसीडर करा है। क्यों कंसीडर करा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई 12 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3 आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले का नंबर इंटीजर कंसीडर कर लिया जाएगा। उससे पहले का इंटीजर क्या होगा, 12.4 से पहले का इंटीजर क्या होगा, ये होगा सिंपल तरीके से 12 के बराबर होगा। तो जब ए की वैल्यू पता चल गई, उसको उठा के अपनी बी की इक्वेशन में डालोगे, बी की वैल्यू भी आ गई। अब जब ए और बी दोनों आ गए, तो सी की इक्वेशन में डाल दो ए की वैल्यू को, तो यहां से सी की वैल्यू भी आ जाएगी। और अगर वेरीफाई करना चाहते हो आया आपने काम सही किया गलत किया, तो आपको क्वेश्चन में तीनों पॉजिटिव इंटीजर्स का सम गिवन है 60 के बराबर। तो आप ए की वैल्यू को प्लॉट करो 12, बी की वैल्यू जो आपने निकाली 23 का 23 वो डाल दो, और आपको मालूम है तीनों का सम बराबर है 60 के। तो खुद देखो सी की वैल्यू क्या होगी। अगर मैं 12 में 23 का इजाफा करता हूं और जो भी आंसर है 60 से माइनस करता हूं, तो मेरे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या होगी, 25 के बराबर होगी। सही ना, इस तरीके से वेरीफाई भी कर लो तीनों टर्म्स का आंसर क्या 60 के बराबर ऐड करने पे बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, सही आ रहा है। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, बताओ भाई, इजी है कि नहीं है इजी। देखो मैंने एक एक स्टेप करके दिखाया, इसीलिए करके दिखाया कि आपको बात समझ में आए, आपको बात पल्ले पड़ जाए। सही है ना भैया, क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा बन गया। अब क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए, हलवा बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अच्छा तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 हमसे कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ अ मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ नंबर्स। एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, अगेन ऐसे क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं और कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरा बेटा हमेशा याद रखो, मीडियन क्या होता है, मीडियन मेरे पास मिडिल वैल्यू की वैल्यू होती है, अगर मेरे पास मेरा सीक्वेंस, मेरी टर्म्स एक ऑर्डर के अंदर अरेंज हो, फ्रॉम लोएस्ट टू ग्रेटेस्ट के ऑर्डर के अंदर अगर मेरी नंबर ऑफ टर्म्स, मेरी तमाम की तमाम टर्म्स अरेंज हो, तो उस सूरत में जो मिडिल वैल्यू होती है वो मीडियन होती है। तो भाई किस सूरत के अंदर मेरी मीडियन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। जाहिर सी बात है, अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर की वैल्यू को चेंज कर दूं, तब उस सूरत के अंदर मेरा जो बीच का नंबर होगा वो सूरत में वही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। सही है ना, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी तमाम के तमाम आंसर्स गलत हैं। सही है ना भैया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 पे मूव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 28 के ऊपर हम मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 इस क्लास का एक बड़ा बेहतरीन
क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन, एचयू टॉप्स के अंदर, आईबीए के अंदर, लम्स के अंदर, सेट के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है। देखते हैं ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्या कह रहा है एग्जामिनर? एग्जामिनर कहता है कंसीडर अ सेट ऑफ टर्म्स, कंसीडर अ सेट ऑफ नंबर्स s is equal to 2, 4, 6, 8, x, y with different elements. If x and y are both the prime numbers such that x is greater than 0 but less than 40 and y is greater than 0 less than 40, which of the following condition is true? The possible maximum range of the set is greater than 33. Okay, the median can never be even numbers. Okay, if y is equal to 37, the average of the set will be greater than the median. अब देखो मुझसे क्वेश्चन के अंदर जो है ना एक सेट ऑफ नंबर्स गिवन है और उनके बारे में बताया हुआ कि भाई x और y वहां पे दो अननोन्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, और एग्जामिनर ने तीन कंडीशन दी हुई है जो उसमें रेंज भी है, इसमें मीडियन की भी एक कंडीशन है और एक एवरेज की भी कंडीशन है। तो यानी कि मुझे रेंज, मीडियन या मीन इस पर्टिकुलर सेट का निकालना पड़ेगा, और उसको निकालने से पहले मुझे सेट के तमाम अननोन वैल्यूज को फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो मुझे सेट एस की जो वैल्यूज गिवन है, इस सेट एस के अंदर जो टर्म्स गिवन है वो कौन कौन सी है? एक है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर x और फिर y। अब देखो एग्जामिनर ने यहां पे एक बात लिखी है कि x और y कैसी टर्म्स हैं? x और y प्राइम नंबर्स हैं। मेरा प्यारा बेटा हमेशा ये बात जहन में याद रखिएगा, प्राइम नंबर्स दुनिया में कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स दुनिया के वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए या फिर वन के टेबल में आए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 हो गया, जैसे 3 हो गया, जैसे आपके पास 5 हो गया, जैसे आपके पास 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया। ये वो तमाम नंबर्स हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या वन के टेबल में आते हैं, इनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। दुनिया में प्राइम नंबर्स के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट मालूम होगा। कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर होते हैं? जो दो से ज्यादा टेबल में आते हैं। जैसे 4 हो गया, 4 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है और 1 के टेबल में भी आता है। प्राइम नंबर सिर्फ वो नंबर्स होते हैं जिनके दो फैक्टर्स होते हैं, यानी कि एक वो खुद अपने टेबल में आना और एक 1 के टेबल में आना। तो ऐसे तमाम नंबर जिनके फैक्टर्स दो होते हैं वो प्राइम नंबर्स होते हैं, और वो तमाम नंबर जिनके फैक्टर दो से ज्यादा होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। वन जो होता है ना, वन वन ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है, क्योंकि बेटा प्राइम नंबर की कंडीशन क्या होती है? दो, एटलीस्ट दो के फैक्टर्स होना, यानी कि या तो अपने टेबल में आना और 1 के टेबल में आना। तो भाई 1 जो है सिर्फ अपने टेबल में आता है, इसमें प्राइम नंबर नहीं होता। और कंपोजिट नंबर क्यों नहीं होता? क्योंकि कंपोजिट नंबर्स की ये कंडीशन होती है कि दो से ज्यादा फैक्टर्स होना तो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। तो 1 कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। तो 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर और अ कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में है और 1 के टेबल में, यानी कि जिनके दो फैक्टर्स हो, उनको प्राइम नंबर्स कहा जाता है। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया। ये वो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो अपने टेबल में भी आते हैं, 1 के टेबल में भी आते हैं और किसी और टेबल में भी आते हैं। जैसे 6 हो गया, 6 अपने टेबल में भी आएगा, 2 के टेबल में भी आएगा, 3 के टेबल में भी आएगा। जैसे आपके पास 10 हो गया, ये 2 के टेबल में भी आएगा, 5 में भी आएगा, 10 में भी आएगा, 1 में भी आएगा। सही है ना? तो मल्टीपल इसके फैक्टर्स हैं। तो ये तो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि प्राइम नंबर या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। अब क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन कहता है कि भाई तुम्हारे पास एक्स और वाई क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। ओके, आगे एग्जामिनर ने आपको कंडीशन दे दी। कंडीशन क्या दी हुई है? कि पहली कंडीशन कि भाई देखो तुम्हारे पास जो x और y की वैल्यूज है ना, ये 0 से लेके 0 से बड़ी और 40 से छोटी होंगी। यानी कि x भी कैसा नंबर है? 40 से छोटा नंबर है, और y भी कैसा नंबर है? 40 से छोटा नंबर है। कि देखो क्या कह रहा है एग्जामिनर कि x और y दोनों जो है ये 0 से बड़े हैं मगर 40 से छोटे हैं। ओके, कोई मसले की बात नहीं है। अब कंडीशन को समझो, कंडीशन मेरे पास क्या बन सकती है? एग्जामिनर पहले नंबर में मुझसे क्या कह रहा है? द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द सेट इज ग्रेटर देन 33। अब ये बात मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं? मुझे तो नहीं पता कि भाई मैक्सिमम पॉसिबल रेंज क्या होगी। मैं ये बात कैसे कंसीडर कर सकता हूं? मुझे क्या पता कि भाई क्या मैक्सिमम पॉसिबल रेंज जो होगी इस टर्म की वो क्या हो सकती है। अब ये जरा सोचने तो भाई देखो अब सॉल्व कैसे करेंगे? पहली कंडीशन को कैसे वेरीफाई करूं? मैक्सिमम पॉसिबल रेंज मुझे मालूम है रेंज क्या होती है। रेंज होती है ग्रेटेस्ट माइनस का लोएस्ट, मगर अभी मुझे पता ही नहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी। तो लेट अस अज्यूम कि देखो मुझे सेट ऑफ नंबर्स क्या गिवन है? 2, 4, 6, 8, और यहाँ पे क्या है? प्राइम नंबर्स है दो। अब देखो एग्जामिनर ने एक बड़ी बुनियादी कंडीशन दे दी कि आपसे कहा है कि भाई ये दो अननोन जो है प्राइम नंबर्स होंगे, और प्राइम नंबर्स भी कैसे होंगे? 40 से छोटे होंगे। तो भाई देखिए एग्जामिनर ने आपसे साफ तौर पे कहा हुआ है कि एक्स और वाई अननोन्स हैं, और उसने बहुत बुनियादी कंडीशंस दी हुई है कि देखो एक्स और वाई की वैल्यू 40 से छोटी होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। अब मुझे मालूम है कि यार अगर ये सीक्वेंस मुझे गिवन है तो यहाँ के दो नंबर जो होंगे 40 से छोटे नंबर होंगे। तो आप खुद सोचो यहाँ पे कौन से दो प्राइम नंबर्स में रख सकता हूँ? प्राइम नंबर्स कौन से हो सकते हैं? मुझे मालूम है एक प्राइम नंबर 31 हो जाएगा, एक 37 हो जाएगा। मैक्सिमम प्राइम नंबर अगर मैं ले लूँ, एक 31 ले लिया, एक 37 ले लिया, दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब पहली कंडीशन देखो, पहली कंडीशन में एग्जामिनर क्या कह रहे हैं? जरूरी नहीं है कि आप 31 रखो यहाँ पे, आप यहाँ पे कुछ भी रख सकते हो, मगर कंडीशन के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हो, कोई और प्राइम नंबर भी रख सकते हो, 17 भी रख सकते हो यहाँ पे आप। सही है ना? कंडीशन को देखो, पहली कंडीशन क्या कह रहा है एग्जामिनर? द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज। देखो मुझे मालूम है रेंज का फॉर्मूला क्या होता है। रेंज का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस की लोएस्ट वैल्यू। तो जाहिर सी बात है मैं अपना ग्रेटेस्ट पॉसिबल यहाँ पे प्राइम नंबर रखूंगा, तो 40 से
छोटा जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर होगा वो 37 ही हो सकता है, सही है ना? इसलिए 37 मैंने यहाँ पे रखा, 37 का 37 ले लिया, और माइनस दी लोएस्ट टर्म क्या है, 2 है, तो 37 माइनस का 2 क्या हो जाएगा, 37 माइनस का 2 मेरे पास आ जाएगा सिंपल तरीके से 36 के बराबर आ जाएगा। तो क्या पहली कंडीशन वेरीफाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। द मैक्सिमम पॉसिबल रेंज ऑफ द सेट इज ग्रेटर देन 33, बिल्कुल सही बात है कि भाई जो मैक्सिमम पॉसिबल रेंज होगी वो 33 से बड़ी होगी, बिल्कुल सही बात है, पहली कंडीशन वेरीफाई हो गई। दूसरी कंडीशन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, द मीडियन कैन नेवर बी अ इवन नंबर, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। आप फॉर एग्जांपल कुछ भी छोड़ दो, यहाँ पे सिंपल एक्स और वाई कंसीडर कर लो। आपको एग्जामिनर क्या कह रहा है, पहले बात समझो, कह रहा है कि मीडियन जो होगा कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता, बिल्कुल सही बात है। कितनी टर्म्स आ रही है टोटल, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म्स आ रही हैं आपके पास, तो आपको जाहिर सी बात है, आपको मालूम है मीडियन कैसे निकालते हैं। अगर कभी भी इवन टर्म्स होती है तो मीडियन निकालने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मीडियन निकालने का फिर कॉन्सेप्ट होता है कि जो भी बीच की दो वैल्यूज आ रही हैं उनका सम लेते हो, उनको डिवाइड बाय 2 कर देते हो। 6 प्लस का 8 क्या बन जाएगा, 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 का मतलब क्या, 7 आ गया। तो 7 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। दूसरी कंडीशन भी मेरी वेरीफाई हो गई, द मीडियन कैन नेवर बी अ इवन नंबर, बिल्कुल सही बात है, वेरीफाई हो गई, क्योंकि 6 टर्म्स गिवन है ना, 6 टर्म्स अगर आपको गिवन है, आप छोड़ दो एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी, आप भूल जाओ एक्स और वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, आप बुनियादी चीज पे कंसीडर करो कि एग्जामिनर कह रहा है मीडियन क्या होगा, तो मीडियन तो भाई मीडियन निकालने के लिए मुझे एक्स और वाई की नीड ही नहीं है। मीडियन निकालने के लिए तो जाहिर सी बात है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आपको गिवन है, बीच की जो दो वैल्यूज जो आ रही हैं, जो कि इवन टर्म्स आपको गिवन थी, यहाँ पे इवन नंबर ऑफ टर्म्स गिवन थी, तो जो बीच की दो वैल्यूज आ रही है उनका सम लेके डिवाइड बाय 2 करवा दोगे, आपका आंसर आ गया, जो कि क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब क्या, वेरीफाई हो गया ये चीज भी। नेक्स्ट में एग्जामिनर कह रहा है इफ y इज इक्वल टू 37, कहता है कि भाई अगर तुम्हारे y की वैल्यू 37 के बराबर है तो एवरेज जो होगा इस सेट का वो हमेशा बड़ा होगा एटलीस्ट मीडियन से। आइए चेक कर लेते हैं, एग्जामिनर ने तुमसे क्या कह दिया, एग्जामिनर ने तुमसे कह दिया कि भाई अगर तुम्हारे इस सेट ऑफ टर्म्स का, अगर तुम्हारे इन सेट ऑफ टर्म्स का जो भैया तुम्हारे पास क्या आ रहा है, तुम्हारे पास पर्टिकुलरली अगर मैं y की वैल्यू 37 रख दूं और फिर इस सीक्वेंस से एवरेज निकालूं, तो एवरेज का जो भी आंसर आएगा वो हमेशा मीडियन से बड़ा ही होगा। ये चीज वैसे ही दिख रही है मुझे, कैसे कि भाई देखो, अगर मैं इन तमाम टर्म्स का, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल दो, उसने एग्जामिनर ने आपको ऑल्दो y की वैल्यू तो फिक्स कर दी ना, y की वैल्यू लास्ट वाले अननोन नंबर की वैल्यू उसने फिक्स कर दी 37, मगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं करी। अब यहाँ पे 31 डाल दो, आप यहाँ पे 17 का प्राइम नंबर डाल दो, आप यहाँ पे 11 का प्राइम नंबर डाल दो, आप यहाँ पे आप यहाँ पे और कौन सा हो सकता है, एक 23, 23 हो जाएगा, 23 का डाल दो, या किसी का भी प्राइम नंबर डाल दो, मगर ये वैल्यू आप कुछ भी डाल दो, मगर जब मैं जाहिर सी बात है पूरी सीक्वेंस में फिर एवरेज लूंगा, तो एवरेज लेने के बाद जो भी मेरे पास आंसर आएगा एवरेज का वो हमेशा मीडियन से एटलीस्ट बड़ा होगा, साफ तौर पे दिख रहा है बात। आइए चेक कर लेते हैं इस चीज को। भाई मैं इस चीज को निकालने के लिए कंसीडर कर लेता हूं कि लेट सपोज मेरे पास ये 2 आ गया, 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, और लास्ट वाली जो अननोन है एग्जामिनर ने दिया हुआ है, ये वाला अननोन चूंकि नहीं दिया हुआ तो मैं अपनी तरफ से अननोन 11 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं 11 कंसीडर कर लेता हूँ, सही है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ रही है, 1 2 3 4 5 6 आ रही है, 6 6 आ जाएगा, ऐड कर दो इनको, क्या बन जाएगा, 4 और 2 6 बन गया, 6 और 6 12 हो गया, और 8 और 11 क्या हो गया, 19 हो गया, और 19 और 37 क्या हो जाएगा, तीनों को आपस में अगर मैं ऐड करूं तो 12 प्लस का 19 प्लस का 37 क्या हो जाएगा, 37 में 19 का इजाफा 10 करूंगा, 47 47 के अंदर 9 60 68 बन जाएगा, क्या बन गया, 68 बन गया। 68 को अगर मैं 6 पे डिवाइड करवाता हूं तो क्या बन जाएगा मेरा बेटा, ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 2 3 जार 6 और 2 3 जार 6 2 4 जार 8, फर्दर सिंप्लीफाई कैसे होगा, 34/3, 34/3 का सॉल्व कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, इसको अंडर रूट में ले लेंगे, इसके अंदर डिवीजन में ले लूंगा, 34 अंदर आ गया, 3 बाहर आ गया, 3 के टेबल में 34 आता है, नहीं आता, 3 11 33 होता है, 3 11 क्या आ गया, 33 हो जाएगा, सही है ना। तो जो भी आंसर यहाँ पर आएगा मुझे साफ तौर पे दिख रहा है, आंसर एवरेज का क्या आएगा, 11 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, एवरेज का आंसर क्या आ रहा होगा, 11 पॉइंट समथिंग, जो कि जाहिर सी बात है मीडियन से क्या है, बड़ा है। हालांकि मैंने यहाँ पे सबसे छोटा प्राइम नंबर रखा था 8 के बाद, 8 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो कौन सा होगा, 8 के बाद जो प्राइम नंबर आता है वो 11 ही आ सकता है, उससे छोटा कोई प्राइम नंबर रख नहीं सकते, क्योंकि मीडियन के अंदर हमेशा सीक्वेंस को फॉलो करना होता है असेंडिंग ऑर्डर के ऊपर। तो अगर आपको सीक्वेंस अरेंज फॉर्म में गिवन था तो जाहिर सी बात है यहाँ पे छोटा नंबर तो रख नहीं सकता था मैं, इसका मतलब मैंने 11 सबसे, जब से मैंने लीस्ट आपको लीस्ट प्राइम नंबर रख के भी हमारा जो आंसर आ रहा है एवरेज का वो बड़ा ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, तीसरी कंडीशन भी वेरीफाई कर रही है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, 1 2 एंड 3। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम की बात है, मैं क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्वेश्चन लिटरली बहुत मजे का है, क्वेश्चन खुदारा बहुत मजे का है, इसमें कोई मुश्किल चीज नहीं है, बाखुदा कोई मुश्किल चीज नहीं है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एग्जामिनर ने आपको क्या कहा, एग्जामिनर आपसे कह रहा है कि यार देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये आ रहा है कि भाई एग्जामिनर तुमसे मासूमाना ख्वाहिश का इजहार करता है। मासूमाना एग्जामिनर की ख्वाहिश क्या है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास जो सीक्वेंस आ रहा है ना इसमें दो वैल्यूज अननोन है एक्स और वाई, और एक्स और वाई की जगह पे तुम हमेशा प्राइम नंबर रख सकते हो, सही है ना। आगे उसने बता दिया कि भाई एक्स और वाई हमेशा 40 से छोटे होंगे और 0 से बड़े होंगे। अब पहली कंडीशन क्या थी, पहली कंडीशन में एग्जामिनर रेंज कह रहा था कि रेंज बताओ रेंज क्या हो सकती है। तो भाई देखो रेंज निकालने के लिए रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू माइनस लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। एग्जामिनर ने यहाँ पे लिखा हुआ भी है मैक्सिमम रेंज निकालनी है, मैक्सिमम, तो जाहिर सी बात है मैंने जो लास्ट
लास्ट नंबर रखूंगा वो हमेशा बड़ा रखूंगा। तो मैंने मैक्सिमम जो प्राइम नंबर हो सकता है 40 से छोटा तो 37 होगा वो रख दिया। तो 37 माइनस कर 2 36 आ गया। तो एग्जामिनर कह रहा था क्या क्या तुम्हारे पास रेंज जो आएगी वो हमेशा 33 से बड़ी होगी? बिल्कुल ऐसा ही है, 33 से बड़ी आएगी अगर अगर मैक्सिमम रेंज निकालनी है, बिल्कुल सही है। दूसरे नंबर पे मीडियन निकालना था, मीडियन जाहिर सी बात है हमेशा कैसा आएगा, ऑड नंबर आएगा, क्योंकि टोटल टर्म्स जो आपको यहाँ पे गिवन है 1 2 3 4 5 6 गिवन है, तो 6 डिवाइडेड जब आप 6 को सिंप्लीफाई करोगे 6 अगर आपको इवन टर्म्स गिवन है तो मीडियन कैसे आएगा? मीडियन हमेशा बीच की दो टर्म्स को आप ऐड करवाते हो, डिवाइड बाय 2 करवाते हो, मीडियन आ जाता है, उसकी वैल्यू 7 आएगी, इररिस्पेक्टिव कि आप एक्स और वाई में क्या भी प्लॉट करो, तो उसकी वैल्यू हमेशा ऑड आएगी, ऑड नंबर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि मीडियन कैन नेवर बी इवन नंबर, वेरीफाई कर रहा है स्टेटमेंट को भी। और फिर तीसरी कंडीशन बहुत ही मजे की थी, एग्जामिनर ने बोला कि भाई अगर मैं तुमसे बोल दूं कि वाई की वैल्यू को फिक्स कर दो 37 रख दो और एक्स की वैल्यू तुम्हारे जो दिल चाहे प्राइम नंबर वो रखो और फिर तुम एवरेज निकालो, मगर याद रखिएगा अपनी मर्जी से यहाँ पे 2 या 3 प्लॉट मत कर दीजिएगा, क्योंकि जो मीडियन का सीक्वेंस है अरेंज फॉर्म में गिवन है, तो जाहिर सी बात है आपको 7 से कोई भी बड़ा ही नंबर रखना है, 8 से बड़ा ही कोई प्राइम नंबर रखना है, तो मैंने 11 रख दिया। सही है ना? आप कोई भी रख सकते हो यहाँ पे, 11 के अलावा आप 13 रख दो, कुछ भी रख दो, तो हमेशा एवरेज क्या आएगा? बड़ा आ रहा है एवरेज नंबर। सही है ना? तो इसका मतलब क्या है, जो आपका मीडियन है वो छोटा और एवरेज बड़ा है, तो तीसरी कंडीशन भी वेरीफाई हो गई। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। इस तरीके से मेरा प्यारा बेटा ये क्वेश्चन क्या हो गया हमारा? सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं इसी के साथ ही। बस आज की क्लास के लास्ट के दो क्वेश्चंस के ऊपर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 बोथ आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा पेपर के अंदर आते हैं। चूंकि ये टॉपिक मैं अलग से पढ़ाना चाहता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन का, वेरिएंस का, इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर अलग से प्रॉपर एक लेक्चर भी लेकर आ रहा हूँ। मगर आज की क्लास के अंदर इसको क्यों पढ़ा रही हूँ? क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये मीन से मिलकर आ रहा है, ये मीन के साथ मिलकर आ रहा है, और ये टॉपिक बेतहाशा पेपर में आता है। कि देखो क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 बोथ आर बिलियन डॉलर्स कॉन्सेप्ट, बोथ आर बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन, आईबीए में बेतहाशा आए हुए हैं। सेट के, डिजिटल सेट के पेपर से आपको बेतहाशा मिलेंगे। बैरेंस की सेट की किताब, आप कॉलेज पांडे की किताब उठाओगे उसमें बेतहाशा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन मिल रहे होंगे आपको। नस्ट में, फास्ट में, लम्स के अंदर, एचयू टॉप्स के अंदर बेतहाशा मिल रहे होंगे। भाई देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है द अर्थमेटिक मीन ऑफ द टू नंबर्स इज 20 एंड देयर स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5, द नंबर्स आर डैश। अब सबसे पहले बात को समझो, आपको क्वेश्चन के अंदर एक मीन की वैल्यू दी हुई है। मीन आपको किसके बराबर गिवन है? अर्थमेटिक मीन की आपको वैल्यू गिवन है, यानी कि एवरेज आपको गिवन है दो नंबर्स का। अब मुझे नहीं पता वो दो नंबर्स कौन से हैं, आपसे एग्जामिनर ने कह दिया भाई अर्थमेटिक मीन दो नंबर से किसके बराबर है? 20 के बराबर है, और उन्हीं का स्टैंडर्ड डेविएशन 5 के बराबर है। अब लेट अस एज्यूम कि मेरा एक नंबर x है, एक नंबर मेरा y है, तो यानी कि मुझे दो नंबर्स का मीन किसके बराबर गिवन है? ये गिवन है भैया, मीन का फॉर्मूला होता है x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2, ये बराबर होता है किसके? 20 के। तो जाहिर सी बात है उन दो नंबर्स का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? 22 और 40 के बराबर। तो एक इक्वेशन मेरे पास यहां से आ गई, एक इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास? सिंपल तरीके से यहां से आ गई। सही है ना भैया? सिंपल सी बात मैंने करी, एक इक्वेशन आ गई यहां से। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या, तो बेटा सेकंड चीज जो इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है इन्हीं नंबर्स की, किसके बराबर? 5 के बराबर। अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा? स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये होता है कि स्क्वायर रूट का स्क्वायर रूट, जो भी आपकी पर्टिकुलर टर्म्स गिवन है उनका सम माइनस देयर मीन इनटू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्या कहा मैंने? कि भाई अंडर रूट के अंदर, स्क्वायर रूट के अंदर, लेट सपोज मुझे दो नंबर्स का जो मीन गिवन है 20 के बराबर, उन्हीं की स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है 5 के बराबर। तो फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का? ये फॉर्मूला होता है कि भाई जो टर्म गिवन है माइनस देयर मीन इनटू होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर अगली टर्म जो मुझे गिवन है y, अगेन माइनस देयर मीन इनटू होल स्क्वायर, और डिवीजन में 2 का 2 एज इट इज। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स का हम क्या ले रहे होते हैं? जो भी नंबर ऑफ टर्म्स होती है उनको उनकी मीन से आप माइनस करवाते हो, उनका होल स्क्वायर लेते हो, डिवीजन में 2 आ रहा होता है। तो x और y मेरी दो टर्म्स थी, मेरे दो नंबर्स थे जिनकी स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन थी मुझे 5 के बराबर। तो हमने सिंपल x माइनस का मीन कर दिया, x माइनस 20, यानी कि फर्स्ट टर्म माइनस देयर मीन इनटू होल स्क्वायर, प्लस का साइन, फिर जो सेकंड नंबर होगा, सेकंड टर्म होगा, उसको भी मीन से माइनस करवाते हैं, उसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मैं स्टैंडर्ड डेविएशन का इंशाल्लाह अलग से पूरा टॉपिक लेकर आऊंगा, अलग से पूरी वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें हम बहुत डिटेल में समझ रहे स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरीके से डिफरेंट टेबल्स के ऊपर अप्लाई हो रही होती है। यहाँ पे चूंकि कॉन्सेप्ट के हवाले से या क्वेश्चन के हवाले से इतना गाइड कर देता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है। देखो लेट सपोज अगर आपके पास तीन टर्म्स होती है यहाँ पर, तो फॉर्मूला क्या बन जाता? फॉर्मूला बन जाता उस सूरत के अंदर x1 माइनस द मीन, उसका होल स्क्वायर, दूसरी टर्म अगर x2 है तो x2 माइनस का मीन, उसका होल स्क्वायर, और अगर तीसरी टर्म x3 है तो x3 माइनस का मीन, उसका होल स्क्वायर। नीचे डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स आ जाती है, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे चूंकि दो थी तो इसलिए यहाँ पे 2 आ गया, अगर नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा होंगी तो तीन नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू से डिवाइड हो रहा होता है। सही है ना भैया? ये सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो इसको आप सिंप्लीफाई करवा दो, 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा नहीं, पहले तो अभी अंडर रूट का साइन है ना, अंडर रूट है, तो अंडर रूट को रिमूव करने के लिए आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ऑब्वियसली सी बात है यहाँ पे 25 आ गया, और इधर क्या बचा? इधर आ गया सिंपल x
x माइनस 20 का होल स्क्वायर, प्लस के साइन के बाद आगे क्या आ गया y माइनस 20 का होल स्क्वायर। सही है ना भैया? ये 2 जो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है वहां पे क्या, जब मल्टीप्लाई होगा तो 25 टू उधर क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब देखो एक तरीका तो घिसा पिटा तरीका ये है कि आपकी जो दो इक्वेशंस फॉर्म हो रही है, दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, जो कि लिटरली बहुत लंबा काम होगा। उससे आसान मेथड क्या होता है इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? देखो मैं अगेन रिपीट कर देता हूं, इस क्वेश्चन में कोई मुश्किल चीज नहीं है। आपने सिंपल मीन का फॉर्मूला ओपन करा, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ओपन करा, आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। एक तरीका तो अब ये है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली बैठ के सॉल्व करो, सिंप्लीफिकेशन करो। दूसरा आसान तरीकेकार ये है कि भैया आप सिंपल तरीके से हिट एंड ट्राई मेथड को यूटिलाइज कर लो। हिट एंड ट्राई मेथड क्या होता है कि भाई जो ऑप्शंस आपको गिवन है बारी बारी इक्वेशन में डाल के वेरीफाई करके चेक कर लो कि आया आंसर सही आ रहा है गलत आ रहा है। देखो एक्स और वाई, मुझे ये चार वैल्यूज, मुझे चारों ऑप्शंस गिवन है, चेक कर लेता हूं भाई। 5 प्लस 15 क्या 40 होता है? नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन ए तो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। क्या 15 प्लस का 25 40 होता है? बिल्कुल होता है। 25 में 5 30 और 30 में ये हो सकता है, ये आंसर हो सकता है। क्या 20 और 20 40 हो सकता है? ये भी हो सकता है आंसर। और ऑप्शन नंबर डी भी आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि 20 प्लस 5 40 नहीं होता। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 1 पे सिर्फ ये दो टर्म सेटिस्फाई कर रही है। अब इन दो में से मेरा आंसर कौन सा? इक्वेशन नंबर 2 पे वेरीफाई करके चेक कर लेता हूं कि देखो अगर मैं लेट सपोज ऑप्शन नंबर सी पहले लेता हूं, तो ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अगर मैं x की वैल्यू भी 20 प्लॉट कर दूं और y की वैल्यू भी 20 प्लॉट कर दूं, जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, इधर भी जीरो का स्क्वायर आ जाएगा, इधर भी जीरो का स्क्वायर हो जाएगा, तो 50 इज इक्वल टू जीरो। वेरीफाई नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर बी को डाल के चेक कर लीजिए। ऑप्शन नंबर बी क्या हो रहा है भाई? ऑप्शन नंबर बी पे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 15 माइनस का 20 नेगेटिव के 5 का स्क्वायर बन जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, अगर y की वैल्यू 25 रखूं तो 25 में से 20 गया तो ऑब्वियसली पॉजिटिव के 5 का स्क्वायर हो जाएगा, और नेगेटिव के 5 का स्क्वायर प्लस 25। और क्योंकि देखो कभी भी किसी भी टर्म के ऊपर नेगेटिव टर्म की पावर अगर आ जाए, इवन नंबर की पावर आ जाए, तो इवन नंबर की पावर जो होती है अंदर के नेगेटिव साइन को खत्म कर देती है। क्लास 1 में कौन सा पढ़ाया जाता है, सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैंने फिर भी बता दिया। तो 5 का स्क्वायर भी 25, 5 का स्क्वायर 25, 50 के बराबर बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दोबारा समझ लीजिए, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मेरा बेटा देखो इस क्वेश्चन में सिंपल कॉन्सेप्ट था। आपको अर्थमेटिक मीन की वैल्यू गिवन है, आपको स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू गिवन है, आपने सिंपल का फॉर्मूला ओपन करा, एक्सपेंड करवाया, एक्सपेंड करवा के देखो दो इक्वेशंस बन गई। फॉर्मूला कैसे एक्सपेंड करवाया वो एक दफा बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला कोई मुश्किल फॉर्मूला नहीं होता। सिंपल सा बच्चों वाला फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, कि आपके पास जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स आ रही होती हैं, आप उनको मीन में से माइनस करवाते हो, उनका होल स्क्वायर लेते हो, डिवीजन में नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करवा देते हो। सही, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली दुनिया में एक ऐसी टर्म होती है जो आपको बताती है कि भैया आपका जो कितना आपका जो स्प्रेडशीट पे डेटा है ना, कितना आपका डेटा ग्राफ में स्प्रेड हुआ हुआ है, ये आपको खाली आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन बताती है। और मीन क्या होता है भाई? मीन सेंटर आपको बताता है। सही है ना भैया? सिंपल सी बात हो गई, आपके डेटा का सेंटर। ओके, हमने क्या करा, दोनों को सिंप्लीफाई करा, सॉल्व किया, तो मेरे पास सिंपल तरीके से आंसर आ गया किसके बराबर, 15 और 25 के बराबर। हिट एंड ट्राई मेथड को यूज करा। हिट एंड ट्राई मेथड इस कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करना ज्यादा आसान है, क्योंकि अगर आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करवाने पे जाओगे तो इक्वेशंस को एक्सपेंड करवाना आपके लिए बहुत टफ बन जाएगा। तो आसान तरीके कार क्या था कि आप वैल्यूज को बारी बारी डाल के चेक कर लो कौन सी वैल्यूज दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, वहां पर करेक्ट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो लॉजिकल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो लिटरली बहुत मजे का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 के मैं तमाम ऑप्शंस को यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि हमें बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े। तो एक ऑप्शन मेरे पास आ रहा है यहाँ पे 5 to 15, दूसरा आ रहा है 65 to 80 का, और तीसरा ऑप्शन जो है वो आ रहा है 20 से 25 का, और चौथा ऑप्शन जो है वो आ रहा है 15 से 65 का, और पांचवा ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है 50 टू 85 का। ये मेरे पास टोटल ऑप्शंस आ रहे हैं इस क्वेश्चन के। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, अगेन बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जामिनर कह रहा है इफ अ मीन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 65, इफ अ मीन ऑफ द सेट ऑफ अ डेटा इज 65 and the standard deviation is 5, which of the following represent the interval that is 3 standard deviation from the mean? अब पहले बात को समझो। देखो मीन, कभी भी आपके पास कोई भी जो ग्राफ होता है ना, उसमें जो टॉप मोस्ट हाइट आपकी होती है, वो हाइट यानी कि टॉप मोस्ट आपका सेंटर कहां पर आपका आपके ग्राफ का आ रहा है, वो चीज बेसिकली हमें मीन से पता चलती है। कि मीन क्या होता है? मीन हमें बताता है कि भाई मेरा डेटा मेजॉरिटी कहां पे लाई कर रहा है, मेरे डेटा का सेंटर पॉइंट कहां पर है। ये बेसिकली क्या होता है बताता है मुझे, ये बेसिकली मुझे बताता है मीन। मीन बेसिकली सेंटर पॉइंट को लोकेट करवाने के लिए यूज हो रहा होता है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे डेटा का जो सेंटर पॉइंट है वो 65 है। आगे एग्जामिनर कह रहा है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है? देखो बेसिक अंदाज में अगर मैं आपको बताऊं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको ये बताती है कि आपका डेटा
ग्राफ में कहाँ फैला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मेरा जो घर है, उस घर में मेरी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सा शेल्फ मेरा बना हुआ है, उसमें मेरे पास नेट की किताबें भी होंगी, सेट की किताबें भी होंगी, एनटीएस की भी होंगी, एनईडी की भी होंगी। अब मैं अगर सारी किताबों को निकाल के जमीन पर डाल दूं, तो भाई जाहिर सी बात है मेरा घर फैला फैला लगेगा। तो क्या चीज मुझे बता रही है कि मेरा घर फैला हुआ है? वो किताबें जो जमीन पे फैली हुई हैं। तो इसी तरीके से जो ग्राफ के अंदर जो चीज बताती है ना कि आपका ग्राफ कहाँ पे फैला हुआ है, वो स्टैंडर्ड डिवीजन होती है। तो अब एग्जामिनर बता रहे हैं कि यानी कि डिफरेंस बता रहे हैं। देखो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बता रही है कि 5-5 के यूनिट से तुम्हारा ग्राफ फैल रहा है। आगे एग्जामिनर क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द इंटरवल दैट इज 3 स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द मीन। अब देखो मीन का मतलब क्या होता है, सेंटर डेटा, सेंटर पॉइंट। तो मीन मेरा सैनिक के सेंटर पॉइंट के 65। अब जाहिर सी बात है 65 से एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन आगे पीछे का इंटरवल कौन बता रहा होगा। अब देखो 65 टू 80 पहला ऑप्शन है। देखो 65 से यानी कि डेटा स्टार्ट हो रहा है 80 तक जा रहा है, तो ये ऑप्शन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखो 65 जो मेरी मीन की वैल्यू है, यानी कि 65 तो सेंटर पे होना चाहिए, आगे और पीछे मेरा क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन का इंटरवल होगा। तो 65 तो मेरे बीच में आना चाहिए, मेरे इंटरवल के, मेरे डेटा के 65 किस में आना चाहिए, बीच में। क्योंकि 65 क्या है, मीन है, मीन मेरे डेटा का सेंटर्ड होता है, तो इसलिए 65 बीच में, 65 से डेटा स्टार्ट हो रहा है, इसका तो ऑप्शन ही गलत हो गया। ऑप्शन बी तो वैसे ही गलत हो गया, 20 से 25 का डेटा आ रहा है, और वैसे गलत हो गया। ऑप्शन सी भी गलत हो गया, ये 15 से लेकर 65 तक का डेटा आ रहा है। अब 15 से 65 पे देखो 65 लास्ट में आ रहा है, 65 सेंटर पे होना चाहिए। इसको एक और तरीके से भी ध्यान में ला सकते हो कि देखो 5-5 के डिफरेंस का होना चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग। तो 15 से 45 तो बहुत ही इंक्रीज हो गया। तीस चौथा देखो जो करेक्ट आंसर है कि 50 टू 85। 50 टू 85 को समझो कैसे हो रहा है ये। देखो 50 टू 85 का मतलब क्या है, 50 से पहले 55 हुआ होगा, फिर 55 से क्या हो गया, 60 हो गया, फिर 60 से 65 हो गया, तो ये सेंटर डेटा हो गया। आगे 70 हो गया, आगे 75 हो गया, आगे 80 हो गया, फिर 85 हो गया। यानी कि देखो ये जो ऑप्शन नंबर डी है, जो लास्ट ऑप्शन है, खाली करेक्ट हो रहा है। क्यों करेक्ट हो रहा है? क्योंकि इसमें मीन जो है वो सेंटर्ड के ऊपर आ रहा है। देखो मीडियन कुछ और होता है, मीन कुछ और होता है। मीन डेटा का सेंटर्ड पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है, एवरेज, कि भाई तुम्हारा डेटा मोस्टली कहां पे लाई कर रहा है, ये मीन बताता है आपको, सही है ना। और मीडियन सीक्वेंस के अंदर आपको क्या बताता है कि भाई तुम्हारी कौन सी वैल्यू, जब डेटा आपका अरेंज फॉर्म में आ जाए तो सेंटर के ऊपर जो वैल्यू होती है वो मीडियन रिप्रेजेंट कर रहा होता है। खुदारा दोनों में कंफ्यूज मत हो जाइएगा, दोनों बड़ी अलग अलग चीजें हैं, सही है ना भैया। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। यहीं पे मैं अपनी आज की क्लास को एंड करूंगा, इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे मेरा बेटा। बेटा ये लेक्चर सारे के सारे जो हम डिस्कस कर रहे हैं, दे ऑल आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, तो उसको लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कंप्लीट पीडीएफ फाइल डाल दूंगा, लिंक भी डाल दूंगा। ये कंप्लीट फाइल आप डाउनलोड कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर आप इधर आईबीए को टारगेट कर रहे हो, आईबीए के या नस को टारगेट कर रहे हो, या हबीब को टारगेट कर रहे हो, या लम्स को टारगेट कर रहे हो, एलकेट के टेस्ट को, या फिर डिजिटल सेट को देना चाह रहे हो, या कॉमसेट्स को, या किसी भी यूनिवर्सिटी के टेस्ट को, मेरा प्यारा बेटा देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर जो क्वेश्चंस मैंने आपको क्लास में करवाए हुए, इन्हीं क्वेश्चंस की आपने 10 से 12 दफा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन नस्ट के, फास्ट के, आईबीए के, लम्स के पास पेपर से लिए गए। इन्हीं क्वेश्चंस की पहले प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद किसी और किताब पे जाना, पहले किसी और किताब पे मत चले जाना। देखो ये क्वेश्चन में इतने सारे अगर क्वेश्चंस करवा रहा हूं ना, उसके पीछे रीजन है। देखो किसी भी तुम कोचिंग सेंटर में चले जाओगे ना, कोचिंग माफिया के पास चले जाओगे, चाहे पंजाब के, सिंध के, केपी के, बलूचिस्तान के, किसी के पास भी, वो सारे कोचिंग वाले क्या करते हैं, अपनी पूरी क्लास के अंदर सिर्फ इस पूरे पेज के जो है ना 2 या 3 क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे और बोलेंगे बाकी खुद से बैठ के कर लेना। बच्चे को समझ भी नहीं आता सॉल्व कैसे करना है, ना बच्चे को कॉन्सेप्ट मिल पाता है। तो बेटा ये लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ, लेक्चर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम तो आपने इन्हीं लेक्चर में जितने मैंने क्वेश्चंस करवाए, इनकी बहुत तरीके से प्रैक्टिस करनी है। डिस्क्रिप्शन में पूरी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। पर खुदारा पहली काम क्या करना है, पहला काम इन तमाम लेक्चर्स को तरीके से बैठकर प्रैक्टिस करना है। उसके बाद किसी और क्वेश्चंस के ऊपर जाना है, उसके बाद पास पेपर्स के ऊपर जाना है, पहले नंबर के ऊपर ये काम करना है। तो यहीं पे आज की क्लास को एंड करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप जाएं जैसे खैरियत से होंगे। मुझे बहुत सारी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम जिया साइनिंग ऑफ।